डोंट कंट्रोल मी। ये वायरल ये Don't control me. नो आई विल कंट्रोल यू मैम। ऐश्वर्या यस मैम। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये हूँ अच्छा हूँ था कि बुरा हूँ था। मैंने कहा मैम डोंट टच मी। मैंने कहा नो मैम आई विल नॉट टच यू। मैम प्लीज कम इनसाइड। राहुल गांधी गाड़ी से उतरे और मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया। कैंटीन की तरफ जा रहे थे मिलने, तो मैंने कहा भाई क्या है, तो बोले भाई आप कुछ नहीं, जीतना है अपन ने, जीतना है। और तो आपका तो हमारा एक ही मकसद है हराने का। चुनाव आपको मतलब मैंने कहा ना उपराष्ट्रपति का चुनाव में पहला चुनाव होगा जितना हाई आपको प्रोफाइल। क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, 20-25 सांसदों का ग्रुप है, वो भी रोज एक दिन कोई लाता है, एक दिन कोई लाता है, डिशेस खाने लेके आते हैं कैंटीन में, और फिर उस ग्रुप में डिवीजन हो गया है। अरे मैंने बोला मुजफ्फरनगर के लोगों को कि तुमने मुझे हराया। उन्होंने कहा ये भाई जितनी सारी बात आपने सुन ली है ना, ये सब बातें जो है कहीं चर्चा में नहीं करनी। मकरद्वार में जितने मंत्री निकलते हैं सबसे एक ही सवाल होता है। जैसे अगर प्रहलाद जोशी निकल रहे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम चला तो मैं तो बनने वाला नहीं हूँ। नहीं आकट टाइम नहीं है, इतना सारा टाइम नहीं है। तो वो बोली नहीं मुझे बोलने दीजिए, और आधा समय उनने डांटने में लगा दिया। होम सेक्रेटरी जहां बैठने लगे हैं अब इस वक्त, वहां भी लाइटें जल रही थी। आप तो उस ब्रीफिंग में भी थी ना जो राहुल गांधी ने अभी कुछ पत्रकारों को बुलाया था, उसकी बात कुछ बताओ तो मैं बताता हूँ। हाँ अच्छा, मतलब हम अपने सूत्रों की इनसाइड स्टोरी बताएंगे एकदम तब ये बताइए। बताएंगे। जब एचएम बोल रहे थे शुरू में, जब उन्होंने शुरू ही किया तो ऑपोजिशन की साइड से थंपिंग जो था टेबल का, वो एक ही शख्स कर रहा था। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। चलिए चाय से गुफ्तगू शुरू करते हैं भाई। अरे कभी मौसमी समोसा भी मंगाया करिए। समोसे तो अवध क्षेत्र के समोसे तो बहुत ही फेमस हैं। लखनऊ में शर्मा जी की जो दुकान है मौसमी, हाँ। एकदम अलग टाइप के समोसे, 3 वैरायटी के समोसे तो हमने वहीं देखे हैं। गोल समोसे पहली बार मैंने देखा, मैं गया जब लखनऊ चुनाव कवरेज के दौरान, गोल समोसे देखा वहाँ। गोल समोसे कहीं नहीं, और इसके साथ साथ तिकोने समोसे। बड़ी उम्मीद है फिर- इनको तिकोने फिर- समोसा। और तीसरा ये था कि समोसे जैसे पराठे टाइप नहीं, उसके अंदर वो करके दबा के बनाना, उस टाइप में। तो 3 तरीके के समोसे। लेकिन समोसा को देख करके याद आ रहा है हमें कि मैं भी खुद समोसा बनाता हूँ, इसलिए एक्सपर्ट हूँ समोसा बनाने का। तो इसलिए आपको हर एक समोसे की वैरायटी याद के आ रही है। समोसे यदि बनाने के एक्सपर्ट हैं तो खिलाने के एक्सपर्ट हैं। खिलाने के, इसलिए अगली बार जब रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हम लोग यहाँ पर आएंगे तो अपने हाथों से बने हुए समोसे वाह, ये अच्छी आप बात है। बनाएं। और समोसे के पीछे की क्या पॉलिटिक्स है वो भी बताएंगे आपको। समोसा नहीं तो चर्चा भी नहीं होगी, बात भी नहीं होगी। जी आप तो सिर्फ समोसे की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ आइए तो हम आपको ऐसी चटनी खिलाएंगे। एक ऐसी दुकान है जहाँ लोग समोसे के लिए नहीं जाते, वो चटनी के लिए जाते हैं। समोसा तो एडिशनल उनको लेना पड़ता है, वो जाते वो चटनी के लिए ही हैं। इमली वाली चटनी है। इमली वाली चटनी, प्याज भी है उसके अंदर। वाह वाह। ओके। तो आप लोग अरे अलीगढ़ मंजीत आइए तो आप ये बड़े चुप खिलाएंगे। बैठे हैं, आपके वहाँ समोसे नहीं होते हैं? मैं कह रहा हूँ कि खाली समोसों की चर्चा क्यों करनी, मुझे तो समोसे पसंद है नहीं, लेकिन मैं आज रवि मोमोज की किशन चर्चा बहुत होनी दुखी चाहिए। हो जाएगा। भाई दिल्ली मैगी की चर्चा करो। मैगी आप जिस इलाके से आते हैं, दिल्ली से देहरादून तक लोग मोमोज मोमोज खाते हैं, और मोमोज में भी वैरायटीज हैं। वेज मोमोज, नॉनवेज वाले नॉनवेज खाते हैं, पनीर मोमोज खाते हैं। तो मोमोज की चर्चा होनी चाहिए। भाई मोमोज के भी साइज की चर्चा होनी चाहिए और उसकी चटनी की भी चर्चा होनी चाहिए। आ गए हैं आप, तो हम लोग भी अपनी बात शुरू करते हैं क्योंकि गुफ्तगू हो रही थी यहाँ पे। ईरान से लाए थे समोसा, अच्छा। और हाँ। समोसा आता आता उसके शेप कई बदल गए। और समोसे हर जगह के अलग अलग टेस्ट हैं। जैसे उनके यहाँ समोसे का चलन नहीं है, रायबरेली में है, अमेठी में है, लखनऊ में मिलेगा। प्रतापगढ़ का एक अलग तरीके का समोसा है। इलाहाबाद आप जाएंगे तो वहाँ समोसा चाट मिलेगा आपको खाने के लिए। ये बनारस साइड जाएंगे तो और उसकी तीखी चटनी के साथ मिलेगा आपको। और दिल्ली में समोसे के अलग अलग शॉप्स हैं, बड़े फेमस शॉप है जो समोसा ही बेचते हैं। दिल्ली में हिमांशु दिल्ली- अडल्टर्ड वर्जन मिलता है नहीं, समोसे मैं का। आपको बताता हूँ, आप जाइए, लोग लाइन लगाते हैं। हाँ अच्छा। आप जाइए दिल्ली कैंट, वहाँ एक अग्रवाल वाला है, वो लस्सी बेचता है और समोसा चटनी बेचता है। आशीष नेहरा वहाँ रहा करते थे, उसके बिल्कुल उस शॉप के पीछे आशीष नेहरा का घर होता था। पचकुइयाँ रोड पे एक समोसे चाट वाले थे, वाजपेयी वहाँ जाया करते थे। और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर गेट पे लगता था। उस दुकान को हटाने के लिए कितने जतन हुए, क्योंकि मेट्रो लानी थी।
तो वो मेट्रो लाने में अटल जी खाते थे, तो वो उस चक्कर में कई बार उस प्रोजेक्ट पे लगा रहा। अंततः एक दुखी राम के समोसे हैं, अगर आप रोहिणी सेक्टर 20 जाएंगे तो बेगमपुर एक जगह है, पूरी वाह समोसों भाई, की ये पहल। तो ये पूरा एपिसोड समोसा स्पेशलिस्ट है। ये तो पूरा एपिसोड बेगमपुर तो का समोसे समोसा में है निकल दुखी जाएगा। राम का। हाँ, वो खाइए आप जाइए हरिनगर घंटाघर, वहां पे आपको राजाराम के समोसे वाह। मिल सकते हैं। अच्छा। आप दिल्ली के अलग अलग जगहों पे अरे जाएंगे, ब्रेक 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 ये ब्रेक समोसे लगाइए। समोसे ही है। देखिए, शांत हो जाइए। देखिए, मुंह में पानी हम लोग के आने लगा है और बहुत तेज भूख लगने लगी है। मैं और प्रोड्यूसर से कहूंगा कि अगली बार मौसमी और जितेंद्र की तरफ से समोसे लाएंगे। अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए, समोसे पर आपने पूरी जो है इंसाइक्लोपीडिया खोल दी और हम लोग के मुंह में भी पानी आ गया। हमारे दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उनको भी भूख लगाई होगी, पर जाइएगा मत कहीं, क्योंकि आज तक रेडियो पे आप हमको देख सकते हैं या सुन सकते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ एयर हाजिर है आपके सामने, और ये चर्चा समोसे पर जो सियासत हो रही है, रवि किशन जो सांसद है भाजपा के, उन्होंने जो फरमाया उस पर भी काफ़ी वायरल मामला चला गया। तो जितेंद्र बहादुर सिंह समोसे की याद कर रहे थे, आपके ध्यान में वो समोसा था जो आपने घर में खाया। तो रवि किशन क्यों समोसे पे चर्चा करने लगे? क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर पर और उनके बड़े बड़े जो भाषण हैं। बहुत ही कम शब्दों में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद समोसा बना लेता हूँ। मैंने सब इससे पहले भी बताया। रवि किशन के दिल में दिल की में बात समोसा उन्होंने है। बोली, हाँ। दिल की बात बोली उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने बताया कि समोसा जब भी एक आम आदमी की बात रवि किशन करते हैं, हमेशा से देखा हमने पार्लियामेंट में, जब भी वो अंदर आते हैं मुलाकात करिए, आम आदमी की तरह घर उनके जाइए, रवि किशन एकदम अलग ही अंदाज में रहते हैं। लेकिन उनका ये वाला अंदाज जो है वो अलग ही था। उन्होंने जब बताया कि समोसे का रेट जो है, जब कहीं झुग्गी झोपड़ी या अलग इलाके में जाते हैं तो उसका अलग होता है, 5 स्टार में जाते हैं तो अलग, कटोरी में समोसा अगर आ गया तो उसका अलग रेट होता है। तो एक उन्होंने बताया कि एक तरीके से रेट तय होना चाहिए इन तमाम चीज़ों को लेकर के। तो वो बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि ये समोसा जो है उनके दिल से जुड़ा हुआ है। दिल से जुड़ा है। और दिल दिल की बात अगर बाहर तक जाती है तो बड़ा ही अलग अंदाज होता है, और उन्होंने उसी अंदाज में ये चीज़ बताने की कोशिश की है रवि किशन ने। रवि किशन का नज़रिया भी अलग है। जब वो लौट रहे थे मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के, हमने उनसे जब पूछा तो उनका अंदाज, चाहे समोसे को लेकर के हो, वो जनसंख्या विस्फोट को लेकर के जब बताते हैं तो उसका अलग अंदाज उनका होता है सदन के अंदर। जब मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के उन्होंने बताया तो उसमें भी अलग तरीके से उन्होंने कहा कि ये सब, हमने पूछा सब लोग बरी हो गए सर, तो उन्होंने कहा इस बात को लेकर के मुझे बड़ा दुख है। तो सामने वाले को ऐसा महसूस हुआ कि बड़ा उल्टा कुछ बोलने वाले, लेकिन उनका ये कहना था कि पिछले 17 सालों से जिन लोगों ने यातनाएं सही हैं, जिन लोगों को इतना कष्ट सहा है, उनको छोड़ा गया। तो ये एक उनका अलग ही अंदाज है। खैर, रवि किशन से हम लोग बात करते हैं अब ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 जो है मॉनसून सत्र का, ऑपरेशन सिंदूर पर रहा, और उसमें किस तरह से बड़े बड़े दिग्गज भी थे, कई लोगों ने खूब सुर्खियां बटोरी, और हम लोग ये जो टीम ऑफ रिपोर्टर्स है, हम लोग सारे जो चौपाल पे बैठे हैं, तो ये सब लोग संसद के भीतर थे। यानी कि हम लोग खुद अपनी आँखों से आंखों देखी आपको बताने वाले हैं। मंजीत नेगी, ऐश्वर्या पालेवाल, जितेंद्र JBS जो कि खबरी रिपोर्टर है हमारे खुफिया, और हिमांशु मिश्रा जो कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से सारी नज़र रखते हैं। वो सब आपको डिकोड करेंगे हर एक नेता की स्पीच, और संसद के भीतर जो घट रहा था वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे। ऐश्वर्या, शुरू में आपने कंट्रोल करने की मेरे को कोशिश की, डोंट कंट्रोल मी, ये वायरल, यही Don't control me. नो आई विल कंट्रोल यू मौसमी। ये क्योंकि देखो जया बच्चन बड़ी हैं, वो कर सकती हैं कंट्रोल इसी। और मजे की बात ये कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी, अच्छा। प्रियंका चतुर्वेदी, जया बच्चन बहुत अच्छे दोस्त हैं। कई बार ये लोग साथ में बाहर निकल के आते हैं, कैंटीन के अंदर जाते हुए इनको बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार। तो ये लोग खाते पीते साथ में ही हैं, और शायद यही रीज़न है कि जया बच्चन थोड़ा सा फ्री होके बोल दें कि डोंट कंट्रोल। प्रियंका चतुर्वेदी की जो हंसी छूटी, और आसपास वाले जो लोग थे, क्योंकि सबको पहला रिएक्शन होता है कि ये क्या हो गया टाइप्स। तो बट ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। और काफ़ी वो तस्वीर वायरल हुई, क्योंकि हम लोग वायरल तस्वीरें डिस्कस कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे किसी से कि भाई हुआ क्या, क्यों डांट दी
जया बच्चन डांटने की माहिर है वैसे, कि वो किसी को भी डांट सकती है। तो और हालांकि ये कहा जाता है उनके बारे में कि जिससे वो सबसे करीब होती हैं उसी को उनकी डांट एक प्रसाद के तौर पे मिलती है। तो जया बच्चन एक जो है वो उनके पास 4-5 मिनट ही था और चेयर पे थे सुरेंद्र नागर। अब सुरेंद्र नागर के भी काफ़ी अच्छे इक्वेशंस हैं जया बच्चन के साथ, तो वो चाह रहे थे कि जया बच्चन अपनी बात कहें, लेकिन जया बच्चन लगातार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी ट्रेजरी बेंचेस से। ट्रेजरी बेंच कुछ भी बोल रही थी तो बोल रहे थे हाँ हाँ हाँ। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने जो उनके नोट्स थे वो धीरे से आगे किया और लगातार बोला कि आप फोकस कीजिए नोट्स पे। उसी में जया बच्चन जो बम दाग रही थी उस तरफ, वो सीधे उन्होंने कैनन जो है मोड़ी और प्रियंका चतुर्वेदी को बोल दिया डोंट कंट्रोल मी। और उसके बाद जब वो कैंटीन, जो ऐश्वर्या कह रही हैं कैंटीन पे जब वो लोग निकले तो हमें सामने दिखी, एक हरी साड़ी पहनी थी, एक ऑरेंज साड़ी पहने थे। तो प्रियंका बड़ी चुप चुप दिख रही थी। तो बोली, पता चला कि अंदर जाके दोनों ने आपस में चाय पी और जया बच्चन को बहुत गिल्टी फील हुआ कि अरे, और प्रियंका चतुर्वेदी ने दिखाया, देखिए अब मेरे मीम बन रहे हैं, देखिए मेरे एक्सप्रेशन के मीम बन रहे हैं, देखिए किसी ने लिखा है कि अमिताभ बच्चन नहीं कंट्रोल कर पाए जया बच्चन को, वो दिखाया उनको। तो प्रियंका चतुर्वेदी किस खेत की मूलियाँ, देखिए। तो बोली आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मतलब उनको वो गिल्टी फील हुआ। पर वो भी खास तौर पे वो वीडियो वायरल हुआ। और डांटने पर मौसमी एक मैं भी इसका जया बच्चन का एक बार भुक्त भोगी हूँ। कौन कौन भुक्त भोगी है? पुरानी संसद जो थी, गेट नंबर 12, गेट नंबर, जया बच्चन जब उतरती है गाड़ी से तो उनकी गाड़ी के आसपास कोई जाता नहीं, वहां कोई भी रिपोर्टर जाता नहीं है। 2-3 रिपोर्टर हैं, उनके नाम बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो रिपोर्टर्स ऑफ एयर में वो भी वायरल हो जाएंगे। नाम उनका नहीं लूंगा, रिपोर्टर का परम मित्र हैं। तो वो जब ये सही बताया, जब जया बच्चन उतरती है तो उनको फॉलो करने के लिए 2 ही रिपोर्टर हैं, 1-2 रिपोर्टर हैं जो उनके पास जाते हैं। मैंने भी कोशिश की, मैंने कहा गाड़ी से उतर रही हैं तो कुछ पूछते हुए चले आए, समाजवादी पार्टी का ये चल रहा वो चल रहा, कुछ बातचीत कर ले। गेट नंबर 12 के पास जैसे पहुंचती हैं तो कुछ रिपोर्टर वहां से, कुछ सांसद उतर रहे थे, खड़े हुए थे वहां। जया बच्चन ने देखा तो उन्होंने बड़े तेजी डांट लगाई, सब लोग हटो, हटिए यहाँ से, ऐसे करके उन्होंने वो किया, डांट लगाई। उसमें मैं भी फंस गया वहां पर गुस्से में, अब पता नहीं, लेकिन उनके सामने कुछ बोलिए मत। जब वापस लौटी तो उन्होंने चिन्हित कर लिया था। चिन्हित करने के बाद उन्होंने गाड़ी के पास जब गई, फिर मैंने एक बार कोशिश की तो उन्होंने अपने बैग से टॉफी निकाला और वो टॉफी पकड़ाया, बोले ये तुम्हारे लिए। तो उसमें से एक हमको मिली, एक जो सबसे उनका प्यारा रिपोर्टर था उसको भी वो टॉफी दिया उन्होंने। तो ये उनका वो है। तो आपने देख ही लिया, वो अगर प्रियंका चतुर्वेदी को डांट लगा दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए उसमें 2 चीज़ें मौसमी। कल जया बच्चन गेट नंबर शार्दुल गेट से जब आप एंटर करते हैं तो जया बच्चन बता रही थी कि मैंने क्यों कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास समय कम था, 4 से 5 मिनट जो उनको एलोकेट टाइम था। उन्होंने कहा कि मैं डिस्ट्रैक्ट थी, जैसा आपने बताया। उन्होंने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी ये कह रही थी कि आप जल्दी जल्दी अपनी बात को रख लीजिए। तो उन्होंने कहा मेरी एक शैली है, मैं स्लो बोलती हूँ, उस शैली में बोल रही थी। अब वो मुझे कर रही थी तो मैंने उन्हें कहा कंट्रोल मत किया। और ये जया बच्चन के जितेंद्र ही नहीं है, बहुत लोग हैं। एक प्रदीप बालमुचू करके राज्यसभा के MP होते थे झारखंड से, वो जब जया बच्चन थी तो उन्होंने हाउस में उनके साथ सेल्फी ले ली। वो सेल्फी का जमाना है, उन्होंने सेल्फी ली। जया बच्चन ने सदन प्रोसीडिंग जब खत्म हुई और वो सेल्फी ले रहे थे, उनको कहा कि आप डिलीट करिए अभी, ये हाउस के अंदर कहा। एक रिपोर्टर और थे, वो कुछ पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा आप मेरी कोई इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी कंप्लेंट करूँगी। उन्होंने सिक्योरिटी बुला ली। जया बच्चन बेसिकली, क्योंकि जैसे जितेंद्र को एक टॉफ़ी दी, वो चॉकलेट्स की टॉफ़ी बांटनी है सदन में, जिसमें प्रेफरेंस जो है वो महिला सांसदों को ज़्यादा देती हैं और पत्रकारों को भी। पत्रकारों को बस 1-2 लोग हैं, वो गिने चुने लोग हैं, 1 या 2 होंगे, अब वो नहीं आते शायद संसद में। नहीं आ रहे हैं वो उन लोगों को देती हैं। और सीताराम येचुरी, उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे, तो वो उनको चॉकलेट देना, क्योंकि वो सेकंड रो में बैठती थी पुरानी संसद में और अभी भी, तो जो आसपास इर्द गिर्द लोग हैं वो अपने बैग में चॉकलेट्स लेके आती थी और उनको देना। लेकिन उन्होंने कई बार ऐसे लोगों को
झिड़का है। कल भी झिड़का है। कुछ महिलाएं थी मध्य प्रदेश की, वो कभी एक MP है, वो थी लेके आई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है सेल्फी नहीं या फोटो नहीं। ये वही फोटो ये खिंचाने के लिए उनका बहुत- स्टाइल तो है। एक उनका एक स्टाइल है, ठीक है, बड़ी एजेड हैं, उनके खुद के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन लबो लबाब जया बच्चन का जगदीप धनखड़ के साथ हम सबको किस्सा याद है, उन्होंने उनका नाम ले दिया था, उसको लेकर उन्होंने कहा आपने कैसे ये कहा, तो उन्होंने कहा नहीं आपके जो नाम है जया अमिताभ बच्चन करके जया बहादुर की जगह, तो उस पर बहुत देर डिबेट चला। हरिवंश जो हैं डिप्टी चेयरमैन, उनके साथ, फिर जगदीप धनखड़ के साथ काफ़ी हॉट टॉक हो गया था, वो बहुत वीडियो वायरल हुआ है। तो जया बच्चन एक अलग अंदाज की अदाकारा हैं, आप देखिए उनको, लोग उनको देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो संसद में कहती हैं कि मैं संसद में आई हूँ तो काम करने आई हूँ, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा है कि मेरे को सवाल वही करना है और अपनी बात को कहना है, इसके अलावा आप इधर उधर कुछ मत फोकस कीजिए, अपने जिस काम के लिए है संसद में उस पर फोकस कीजिए। बिल्कुल हिमांशु जो कह रहे हैं बिल्कुल बहुत सिंसियर और डिलीजेंट है, हम कभी अटेंडेंस वो मिस नहीं करती। और जो बात कह रहे थे, तो जया बच्चन बहुत सांसदों के लिए खाना भी लेके आती हैं, वो लंच लेके आती हैं, हर दिन वो लंच लेके आती हैं, 20-25, उन्होंने मुझे खुद बताया कि 20-25 सांसदों के लिए वो खाना लेके आती हैं, और वो लोग सब लोग साथ में कैंटीन में बैठ के घर का खाना लेके आती हैं, कोई सादा खाना, तो वो कैंटीन में बैठ के खाते हैं। और धनखड़ वाली बात पे वो अभी भी आहत थी। जब ये धनखड़ वाला मामला चल रहा था तो मैंने उनसे पूछा भी था, तो वो बोली ही नेवर रीच्ड आउट टू मी, मतलब वो आहत थी कि उनकी डिग्निटी हट हुई। वो जो कहा सुनी हुई, उसमें सोनिया गांधी ने भी उनको सपोर्ट किया था, मकर द्वार के बाहर सोनिया गांधी भी खड़ी होके आई थी, और वो एक टर्निंग पॉइंट था। जो चेयरमैन है, उनके खिलाफ विपक्ष को लगा कि अब पानी सर से ऊपर निकल गया। लेकिन एक और महिला सांसद हैं जो राज्यसभा में, जिनकी गूंज अगर वो राज्यसभा में बोलती हैं, गेस करिए, तो वो लोकसभा में सुनाई देती है। इसमें ना मौसमी जो आप बात कर रही थी जया बच्चन की, हाँ, रेणुका चौधरी, इसमें बताते हैं आपको, क्यों चर्चा है? जया बच्चन आई थी हमारे क्लब में, हाँ। IWPC, बहुत सारी महिला सांसद आई थी, गाड़ी से उतरी, हम सब खड़े थे, वेलकम कमेटी का हिस्सा थे, तो सब इंट्रोड्यूस करा रहे थे खुद को, हम ये मैम ऐश्वर्या, यस मैम। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये हूँ अच्छा हूँ था कि बुरा हूँ था। चलो खैर अंदर चली गई, बैठ गई, हम भी बाजू वाली कुर्सी पे चले गए, ऐश्वर्या, हम भी बाजू वाली कुर्सी पे बैठ गए। अब खाना आया, तो खाना सबके सामने रखा है, तो कहती हैं यू नॉट ईटिंग, तो मैंने कहा चलो हूँ का मतलब ऐश्वर्या का नाम रजिस्टर हो गया है। मैंने बोला मैम आई ईट। खैर कुछ खाना पीना हुआ, सामने कोई फोटो खींच रहा था मैम की, वाई यू क्लिक माई पिक्चर, वाई यू क्लिक माई पिक्चर, ऐश्वर्या टेलर नॉट टू क्लिक माई पिक्चर। अब मुझे लगा कि यार ये मतलब मैं अभी अभी जानती हूँ। मैंने बोला जी मैम, यस मैम। हम उन तक गए, हमने बोला भैया मत खींचो फोटो। इतनी देर में जो बाजू में बैठी थी उनसे भी तक गई, अच्छा खड़ी हुई, तमतमाती हुई बाहर निकल गई। अब सब देख रहे हैं कि यार गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है, उनको जाके रोका जाए। सर्कल, वो बाहर निकलोगे छोटा सर्कल है क्लब के, तमतमाती हुई। अब मैं भाग रही हूँ उनके पीछे, क्योंकि सब कह रहे हैं ऐश्वर्या जाओ जाओ। मैं भागी, अब डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, तो उनको लगा कि मैं उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करूंगी या रोकूंगी। रोकना मैं चाहती थी, हाथ तो नहीं, किसकी हिम्मत है। मैंने कहा मैम डोंट टच मी। मैंने कहा नो मैम आई विल नॉट टच यू। मैम प्लीज कम इनसाइड। चली गई अंदर। ना हमें टॉफी मिली ना चॉकलेट मिली, लेकिन उनका जरूर मिला। उनका गुस्सा जो है ज्यादा लंबा चलता नहीं है, और एक नहीं, और ज्यादा लंबा भी। और एक और महिलाओं पे कुछ मेरे को लगता है निर्भया पे था, और उनका समय कम था, वो कुछ बोलना चाह रही थी, तो चेयर ने उनको रोक दिया था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगी, आज के बाद हाउस में नहीं बोलूंगी। और उसको लेके बहुत लंबा उस वक्त हुआ, और अंततः चेयर को अलाउ करना पड़ा, जया जी आपकी जितना समय लें लीजिए और अपनी बात को रखिए। उन्होंने कहा महिलाओं से जुड़े इश्यूज पे महिलाओं को आप बोलने का समय मत नहीं देंगे, ये कैसे होगा। इट्स कई बार उनका देखने को ये रूप होता है कि वो महिलाओं को लेकर बड़ी संजीदगी से अपनी बात को भी रखती हैं, हाँ। और ये ध्यान रखती हैं कि महिलाओं का कोई इशू हो और उस पर किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज ना हो जिसपे, और वो सबको बात भी कर लेती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। संसद में 20 साल में उनकी जो छवि बनी ना, जैसे अमिताभ बच्चन की यंग एंग्री मैन की छवि है, उनको सांसद के तौर पे उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी उनको यंग एंग्री वुमेन महिला सांसद के तौर पर उनकी छवि बन गई, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे भी मीडिया में हम लोग जो चर्चा इतनी देर से उनके ऊपर कर भी रहे हैं।
तो उन्होंने कितने मुद्दे उठाए वो मुझे लगता है उन पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कभी। हाँ, बहुत ज़्यादा पत्रकार भी ज़्यादा करीब उनके नहीं जाते हैं। देखिए जितेंद्र भुक्तभोगी हैं, हाँ। ऐश्वर्या भुक्तभोगी हैं, तो आपको संभल के ही रहना चाहिए। हाँ। जब आपको पता हो कि कभी भी कहीं भी फ्यूज उड़ सकता है। और फ्यूज ये भी क्योंकि कौन कब किस बात का बुरा मान जाए। हाँ, और रिपोर्टर्स ऑफ एयर बहुत देखा जा रहा है, तो जितने लोगों ने भी टिप्पणी की है वो अपना देखे रहिएगा पार्लियामेंट में। नहीं, ये तो बात जो उनकी बात है, ये मतलब दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो सांसद रहते हैं, जैसे कि अब हम लोग चर्चा कर रहे थे, जितेंद्र ने गेस किया रेणुका चौधरी की, कुछ ऐसे सांसद हैं जिनको कम टाइम मिलता है, लेकिन वो सांसद कम टाइम में भी अपना मार्क छोड़ जाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि कनिमोई हो, और ये महिला सांसद हैं, कनिमोई हो, सुप्रिया सुले हो, या फिर रेणुका चौधरी ने वो डायलॉग मारा था, कौन सा डायलॉग मारा? बहुत सारे मारती हैं वो, रोज अभी एक जो बाइट में देती हैं। एक चुटकी सिंदूर वाला जो मारा, एक चुटकी सिंदूर वाला बोला उन्होंने, एक चुटकी सिंदूर। मोदी जी के ऊपर कहा उन्होंने कि उनके पास टाइम कम था, तो वो जो है, और एक तो वो उनको तो माइक की ज़रूरत ही नहीं है, जब वो खड़ी होती हैं तो, और चेयर पे कौन थे? कलिता साहब थे, और वो बिल्कुल विनम्रता से बोलते नहीं, आकट टाइम नहीं है, इतना सारा टाइम नहीं है, तो वो बोली नहीं मुझे बोलने दीजिए, और आधा समय उनने डांटने में लगा दिया ट्रेजरी बेंचेस को। फिर वो बोले कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जाने, नरेंद्र बाबू आप मेरे भाई हो। हाँ, वो अभिनेत्री हैं, हाँ, तेलुगु फिल्मों में बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। और उनकी, और वो मतलब कि मीडिया वाले भी सब लोग जैसी रेणुका चौधरी को देखते हैं हम लोग मकर द्वार पे, तो सबसे पहले उनकी बाइट के लिए भागते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव बोलती है। उनकी हंसी का नरेंद्र मोदी जी ने संसद में उनकी हंसी में बात की थी एक ज़माने में, जिसपे उन्होंने काफ़ी आपत्ति दर्ज की थी, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी साहब को अपना भाई बोलती है कि मुझे अगर सूप नखा बोला है प्रधानमंत्री जी ने, तो मैं उनकी बहन हूँ, ऐसे बोलती है वो। मतलब अपना उनका पॉलिटिकल वॉरफेयर चलता रहता है, लगातार वो बम्बार्डमेंट करती रहती है। पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो सिर्फ बम्बार्डमेंट उधर ही नहीं करती हैं, सबसे ज़्यादा झगड़ा उनका पार्टी के भीतर ही है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मैं देखती हूँ मुझे कैसे टाइम नहीं मिलेगा। जब वो रेणुका बोलने जा रही थी, तब उस वक्त मैंने बोला मैम आपको तो बहुत कम टाइम मिल रहा है, 3 ही 4 मिनट मिल रहा है। कैसे, मैं तो और लेके रहूँगी। मैंने कहा, कहती मुझे 20 मिनट बोलना था, पर देखो मुझे सिर्फ 4 मिनट दे रहे हैं, मैंने कहा था 20 मिनट में बोलना चाहती हूँ। तो टाइम का काफ़ी वो रहता है हर एक पार्टी में। पर एक नेता है जिनको काफ़ी टाइम मिला है हिमांशु बोलने का लोकसभा में। राहुल गांधी के भाषण को किस तरह आप देखते हैं? मतलब इंग्लिश में बोला उन्होंने, और अगर राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को डिकोड करें। हाँ, देखिए राहुल गांधी बेसिकली इंग्लिश में ही भाषण देते हैं। जब भी वो हिंदी में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके फिर रूलिंग पार्टी उन इश्यूज को पकड़ लेती है। कई बार हुआ ऐसा, क्योंकि वो इंग्लिश में सोचते हैं इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, एक बार हमने उनको मजाक में कहा कि आप EWS सेक्शन का भी ध्यान रखिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है हम क्योंकि हिंदी पत्रकार हैं तो आप हिंदी में बोलिए। तो उन्होंने कहा यार मैं इंग्लिश में सोचता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ। फिर तुम कह रहे हो कि हिंदी में बोलो, तो हिंदी में पहले इंग्लिश में सोचूंगा, फिर पंजाबी में ट्रांसलेट करूँगा, फिर उसको हिंदी में लाऊंगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने भाषणों में हिंदी समाहित की और बोलना शुरू किया। अरुण जेटली साहब तो वो कहते थे कि हिंदी बड़ा, तो राहुल गांधी अभी उसमें आए नहीं, उन्होंने शुरू हिंदी में करा था बोलना। शायद उनको किसी ने एडवाइस किया है कि आप हिंदी में मत बोलिए, आप इंग्लिश में बोलिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो लोग आपको पकड़ लेंगे, आपके पॉइंट्स को पकड़ लेंगे, और वो दिक्कत है। जैसे अधीर रंजन चौधरी थे, वो बंगाली भाषा के, और हिंदी में जब वो बोलते थे तो कुछ शब्दों में गड़बड़ हो जाती थी, कर देते थे। तो वो सारी चीज़ों से बचने का एक तरीका उन्होंने, लेकिन लबोलवाब राहुल गांधी ने जो बातें बोली भी हैं, मुझे लगता है वो मैक्सिमम प्रियंका गांधी या उनकी पार्टी के लोग बोल चुके थे, वो सारे पॉइंट्स आ चुके थे। तो वो एक चीज़ समझनी होगी कि आप कुछ नई जो भी रिसर्च करते हैं या जो भी डेटा या जो भी चीज़ बोल रहे हैं सदन में, वो कुछ, क्योंकि आप LOP हैं, आपके पास सफिशेंट
इनफ टाइम रहता है बोलने के लिए, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 या 5 मिनट नहीं होते हैं या 10 मिनट नहीं है, आप अच्छे से अपनी बातों को रख लें। अगर आप प्रधानमंत्री का भाषण हमेशा क्योंकि होता है, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, राज्यसभा की बीएससी थी, तो जब अपोजिशन अड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर पे हमको पीएम प्रधानमंत्री जवाब दें, तो एक विपक्षी पार्टी के फ्लोर लीडर ने कहा क्यों बुला रहे हैं भाई, अंत में उनको बोलना है तो वो हम सबको गन्ने की तरह छिल देंगे। विपक्ष के नेता ने हाँ, बोला कीमा बना देंगे हमारा। ये विपक्ष के नेता ने बीएससी में कहा, और इसलिए आप देखिए कि राज्यसभा में अमित शाह ने क्या प्रधानमंत्री बोला? नहीं आए, तो उन्होंने तो एक, क्योंकि जब आप लास्ट में आते हैं तो आपको सबके जवाब देने का भी टाइम होता है, और क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और लीडर ऑफ हाउस हैं तो आपको समय बाउंड नहीं है उसमें, तो वो सारी चीज़ों को लाना और अच्छा उनका भाषण, और क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत लंबे इतिहास को पढ़ने लिखने वाले में भी हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो वो नेहरू की बात हो या किसी की, वो सारी चीज़ें उनके पास हैं कि कब किसने क्या कहा, कैसे हुआ, आप क्या कह रहे हैं, ये तमाम इश्यूज़ को वो बहुत अच्छे से, और उनकी टीम भी अच्छे से प्रिपेयर करके लाती है। तो आपका जवाब। क्या टेक है मंजीत, जैसे कि जो हिमांशु कह रहे थे, मतलब मुझे ये लगता है कि 14 बारी नेहरू का मेंशन, 20-25 बारी कांग्रेस का मेंशन। मैं कांग्रेस के बड़े नेता से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री, अब जाहिर तौर पे क्योंकि वो विपक्ष में है, तो उनसे मैंने पूछा कि आपका पीएम का भाषण कैसा लगा, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड। तो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री के भाषण में मुझे एक थकान सी लगी, कि प्रधानमंत्री जैसे थके हुए हैं। अगर पिछले भाषणों से उनकी तुलना करें, जैसे संविधान पे उन्होंने बोला था, राष्ट्रपति के एड्रेस पे उन्होंने थैंक्सगिविंग पे बोला था, दोनों सदनों में बोला था, आपको लगता है कि वो वर्कआउट करता है कि भाई लोअर हाउस में भी आप बोलिए और अपर हाउस में 2 बार मौका मिलता है आपको अपनी बात कहने का, और अगर उस बीच कुछ और विपक्ष ने निशाना साधा है तो उसको भी आपको पीएम बोलते हैं, तो उसका असर अलग होता है। नहीं, मुझे लगता है जैसे हिमांशु ने भी कहा कि इस बार जैसे मतलब हम लोग भी एक्साइटेड थे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोग भी 12 बजे तक हाउस में थे, तो ये 2 महीने के बाद ये दूसरा मौका था जबकि सारे रिपोर्टर जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं सब लोग 12 बजे तक इस सेशन को कवर कर रहे थे। हमारी अपनी तैयारी थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं सरकार की तरफ से देखूं, खासतौर से नरेंद्र मोदी की तरफ के भाषण को लेकर बात करें, तो मेरी जो जानकारी है बहुत लंबी तैयारी की गई थी इसके पीछे सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार को पिछले 2 महीनों में ये लगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो नैरेटिव में कहीं थोड़ी सी सरकार पिछड़ गई थी या सही तरीके से अपनी बात नहीं रखी, तो इसको लेकर वो बहुत एक्साइटेड थे, मतलब चौके छक्के मारने के मूड में थे। उस दिन हिमांशु में राजनाथ जी जब पहले 11 बजे हाउस एडजर्न हुआ, फिर 12 बजे राजनाथ निकले, हिमांशु की तरफ देख के बोले कि भाई अरे चलेगा क्या हाउस, मतलब इतने एक्साइटेड थे वो भाषण देने के लिए कि यार मैं अपनी बात जल्दी रखूँगा, रखें। तो अब जैसे मैंने बताया कि चाहे नरेंद्र मोदी जी का भाषण हो, अमित शाह का भाषण हो, राजनाथ जी का भाषण हो या जयशंकर का हो, चारों भाषण बहुत तैयारी से तैयार किए गए। मिनिस्ट्री का बहुत रोल था उसमें, क्योंकि मैं रक्षा मंत्रालय कवर करता हूँ, तो बहुत बैठकें हुई। राजनाथ जी ने 3 से 4 बैठक तीनों चीफ से ली। लास्ट ब्रीफिंग सीडीएस की जिस दिन पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा था उससे 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी के साथ 1-to-1 बैठक हुई, जिसमें पूरी डिटेल क्या क्या रक्षा मंत्रालय का क्या पक्ष है, और ये भी तय हुआ। जैसे राजनाथ जी जब मीटिंग ले रहे थे, मुझे वहीं से पता चला चीफ के ऑफिस से कि भाई पहले ये भी चर्चा हुई कि क्या लिखित भाषण दिया जाए, जैसे कि बड़े मुद्दों पर सरकार की तरफ से गृह मंत्री का लिखित स्टेटमेंट होता है, रक्षा मंत्री का लिखित स्टेटमेंट होता है, तो ये कहा गया कि नहीं, लिखित नहीं देंगे, हो सकता है उसमें कोई गलती की संभावना रहे, बाद में कोई, तो चर्चा में सरकार शामिल होगी और सरकार खुल के बात करेगी। इसीलिए चाहे जब अमित शाह जी इस पर बोल रहे थे, उन्होंने राज्यसभा, जैसे हिमांशु ने कहा कि भाई आपने पूछा कि भाई प्रधानमंत्री राज्यसभा में नहीं बोला, उसको लेकर भी चर्चा थी अलग अलग तरह की, तो अमित शाह ने कहा कि भाई मुझसे निपट लो, प्रधानमंत्री से क्यों बुलाना चाहते हो। तो सरकार बहुत इस मूड में थी कि भाई इस सेशन का पूरा इस्तेमाल करना है, और इसलिए आप देखिए कि शुरुआत में ही जब सेशन शुरू हुआ तो पहले ही ये तय हुआ कि पहले सिंदूर पर खुलकर चर्चा हो जाए। सरकार पूरे मूड में थी,
और चाहे राजनाथ सिंह का भाषण हो, जयशंकर का भाषण हो, अमित शाह का भाषण हो, नरेंद्र मोदी जी का भाषण हो, सब ने अपनी तरफ से अपनी बात खुलकर, मतलब एक तरह से इस प्लेटफॉर्म को पूरा इस्तेमाल किया। जो मैं कह रहा था कि एक नैरेटिव की लड़ाई में ये कहा गया कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार पीछे रही, कई चीज़ों को छुपाने की कोशिश की गई, तो इस बार ये था कि इसका पूरा इस्तेमाल किया गया। ये पर्दे के पीछे क्या घट रहा था ऐश्वर्या, जब आप देख रहे थे कि एक ही राहुल गांधी का भाषण शुरू होने वाला था और उस वक्त पूरा मैंने देखा हाउसफुल था, क्योंकि उसी के बाद सीधे प्रधानमंत्री का होना था, उसके पहले एक दो बीजेपी। पर्दे के पीछे का सीन बताइए, क्योंकि ये संसद नहीं है और तमाम सांसदों को मौके पे फुल अटेंडेंस, 3 लाइन व्हिप जारी हुई थी, क्या देखा आपने? मैं आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ मौसमी। सबसे पहली बात, जो प्रिपरेशन की बात है, तो हम देर रात तक रुके हुए थे। तो आपको पहले राज्यसभा का बताती हूँ। मंडे को रात को 1 बज गए, सन्नाटा है, सब कुछ एकदम शांति हो चुकी है, लेकिन कुछ ऑफिसेस की लाइट जल रही थी। होम मिनिस्टर का ऑफिस था, उसकी लाइट जल रही थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ऑफिस था, उनकी लाइट जल रही थी। और जब आप अंदर जाते हो तो आपको चहलकदमी दिख रही थी रात को 1 बजे। तो तैयारी ये थी कि भाई अब जो राज्यसभा में भी जवाब देना है वो उतना ही सटीक होना चाहिए और उतना ही फैक्ट्स के साथ होना चाहिए जितना कि लोकसभा में था। तो इसका मतलब ये कि आप ये देखो कि तैयारी चल रही है। होम मिनिस्ट्री से, जो उनका ऑफिस है होम मिनिस्टर का, उससे लोग बाहर निकल रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स वाले जो हैं उनके लोग बाहर निकल रहे हैं, उनमें आपस में बातचीत हो रही है। इसका मतलब कि एक पेज पे होना है। और अगले दिन सुबह आपको पता है कि लगभग आप शाम के टाइम जब बोलेंगे तो रात भर, मैं तो गारंटी दे सकती हूँ क्योंकि हम तो फिर 1:30 बजे के आसपास निकले, बट हाँ बैक एंड पे ऑलमोस्ट पूरी रात उस दिन ये बात हुई है और स्टेटमेंट्स को तैयार किया गया है, फैक्ट्स को लेके आए हैं। सरकार एक चीज़ में और बहुत तैयार थी, जो बहुत बड़े बड़े नेताओं ने बोला भी। एक नेता ने पर्टिकुलरली बोला कि तब तक फैक्ट्स को सामने नहीं रखेंगे जब तक 1 बार नहीं 3 बार उसकी पुष्टि नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम संसद में ये बात बोल रहे हैं तो आप गलत नहीं हो सकते हो। तो 1 बार नहीं 3 बार जो चीफ्स थे सारे वो आ रहे थे होम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर, राजनाथ सिंह, क्योंकि वो एक ही लाइन के अंदर हैं। कुछ लोग जेपी नड्डा से भी मिल रहे थे। तो इस चीज़ के अंदर सरकार तैयार थी कि देर रात तक तैयारी करेंगे और प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष पलट के पूछ लेगा। अब ये तो हुआ तैयारी। जो मुझे दिखा जब होम मिनिस्टर बात कर रहे थे लोकसभा में, अपना जवाब दे रहे थे, मैं गैलरी में बैठी थी, सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगी प्रियंका गांधी। उस दिन लाल साड़ी पहन के आई थी और प्रियंका गांधी वॉज अ टिपिकल स्टूडेंट। वो उन्होंने पेज बैठी, अपना जो बैग लेफ्ट में रखती है वहाँ से पेजेस निकाले, स्पेक्स पहने, पेन निकाल लिया। वो एक एक बात नोट कर रही थी जो होम मिनिस्टर कह रहे थे। और एक पॉइंट पे जब होम मिनिस्टर ने बात कही कि सलमान खुर्शीद ने आके ये बाहर बोला है कि सोनिया गांधी क्राइड बाटला एनकाउंटर की, तो उन्होंने दीपेंद्र हुडा को बोला, क्योंकि दीपेंद्र हुडा और प्रियंका गांधी दोस्त हैं। वो दिखता है जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं। वो आगे बैठे थे तो वो पलटे, तो प्रियंका ने उनको कुछ इशारों में बोला। दीपेंद्र हुडा अपनी सीट से उठ के गए, फ़ोन लेके आए। उन्होंने अपने फ़ोन में एक वीडियो दिखाया। अब हम ऊपर बैठते हैं गैलरी में तो वीडियो तो नहीं दिखा, बट समझ में आ रहा था कि वो उसी की बात कर रहे हैं जो होम मिनिस्टर कह रहे थे। तो शी वॉज अ स्टूडियस स्टूडेंट दैट डे। होम मिनिस्टर बोल रहे थे तब राहुल गांधी नहीं थे। और दूसरे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव जो है वो भाई 37 MPs हैं, तो आपने भी देखा है कि चलते पूरे रॉब से हैं। तो होम मिनिस्टर ने बोलना शुरू किया, 5 मिनट के बाद अखिलेश वॉक्स इन, सारे उनके सांसद साथ में, माइनस डिम्पल नहीं आई थी तब तक। ये जाके आगे बैठते हैं तो आगे बैठ गए, बाजू में अवधेश प्रसाद बैठे हैं। पहले बैठ गए आराम से अखिलेश जी, फिर सुन रहे हैं, फिर उनको थोड़ा बोर हो गए तो कुछ अपने टैबलेट में किया, फिर ध्यान से सुनने लग गए। फिर उनको लगा यार नोट डाउन कर लेता हूँ, उनको आगे बोलना था, फिर उन्होंने भी अपने नोट्स निकाले। तो ऑपोजिशन की तरफ से मुझे ये लगा कि वो थोड़े से स्टूडियस स्टूडेंट्स टाइप उस दिन बिहेव कर रहे थे कि इसका जवाब दिया जाएगा। बड़ा दिलचस्प ऐश्वर्या बता रही हैं, क्योंकि जो प्रियंका गांधी के बारे में बात बता रही हैं, तो जो कांग्रेस के भीतर खाने चर्चा थी कि दोनों का, एक जना इंग्लिश में बोलेगा, एक जना हिंदी में बोलेगा। प्रियंका गांधी ने अपना भाषण टारगेटेड रखा होम मिनिस्टर पर, यहाँ तक बोल दिया कि मुंबई धमाकों को लेके उन्होंने कहा कि हमारे गृह मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, हमारे सीएम ने इस्तीफ़ा दिया था उस वक्त, और लगातार 2-3 बारी उन्होंने गृह मंत्री के इस्तीफ़े की बात की। जबकि राहुल गांधी ने अपना भाषण अंग्रेज़ी में करा और उन्होंने टारगेट रखा, रक्षा मंत्री का जिक्र बार बार किया,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और तीसरा उन्होंने टारगेट किया विदेश मंत्री को। तो इन तीनों को टारगेट राहुल गांधी ने किया। प्रियंका गांधी के भाषण में एक चीज़ मैंने जो देखी है, अगर प्रियंका गांधी के भाषण को डिकोड करें, कि प्रियंका गांधी, एक नेता ने भी बोला कि शी हैज़ अ हेड ऑन हर फीट, मतलब जब वो बोलती हैं तो अगर सामने से कुछ रिएक्शन आता है उसका रिएक्शन भी देती हैं, मतलब उसको लेके फ्लस्टर नहीं होती हैं। गिरिराज सिंह वहाँ से, मैंने देखा कि गिरिराज सिंह वहाँ से इशारा कर रहे हैं, कुछ कह रहे थे, तो प्रियंका गांधी ने इससे शुरू किया कि मैं बोलना शुरू की हूँ तो सारे मंत्री भाग गए हैं। तो गिरिराज सिंह ने कहा हम लोग बैठे तो हैं सब लोग, तो बोले मैं तो खुश हो गई कि चलिए आप आए तो हमें मुझे सुनने के लिए। तो इस तरीके से, और किस तरह से उन्होंने वो जो एक दो सांसद ने हिंदू हिंदू करके बोला, तो उसको उन्होंने जब वो मैं पूरा यूफोरिया देख रही थी लोकसभा में, प्रियंका गांधी शुरू करी भारतीय भारतीय, और एक बारी और पढ़ने से पहले उन्होंने बोला नहीं वो भारतीय थे, नहीं वो भारतीय थे। और एक जैसे होता है कि आपको लगता है कि सारे सांसद सुन रहे हैं वो क्या बोल रही हैं, वो एक एनर्जी उस वक्त महसूस हुई जो कई बारी जब आप प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कई बार वो एनर्जी महसूस होती है कि सब मोदी मोदी करते हैं, चैंट्स करते हैं, तो आपको लगता है कि मतलब और प्रधानमंत्री बिल्कुल धारा प्रवाह में बोलते हैं। उसी तरीके से मुझे नज़र आया कि प्रियंका गांधी ने उस मौके पर जो वो शायद मुझे लगा बोलेंगी हाँ हिंदू, पर उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला भारतीय। और फिर उसके बाद जब वो पढ़ने लगी तो सारे जो सांसद हैं कांग्रेस और विपक्ष के, वो भारतीय हिंदू वर्सेस, तो इधर से सत्ता पक्ष ने एक दो बारी हिंदू हिंदू बोला और उसके बाद हिंदू नहीं बोला उन्होंने, वो भारतीय भारतीय बोलती रही, वो गूंज ज़्यादा सुनाई दी और एक उन्होंने काफ़ी टाइट फिनिश अपने भाषण में दी। तो क्या आपको क्या दिखा जब ये सब पूरा घट रहा था लोकसभा में, जितेंद्र? नहीं, हम यहाँ पर जैसे सबसे बेस्ट अगर बात करें भाषणों की और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, संसद के गलियारों में पक्ष विपक्ष वाले भी दबी जुबान से बोल रहे थे कि गृह मंत्री का जो भाषण था या फिर उन्होंने जो वक्तव्य दिया अपना, वो सबसे अलग था, इन्फॉर्मेटिव था, तथ्यपरक था और उसमें तमाम जानकारियां थी। विपक्ष के सांसद भी ये बात बोल रहे थे, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत किया, उन्होंने बताया जिस तरीके से कोरिलेट किया हर एक चीज़ को कि जो टेररिस्ट मारे गए उसके तुरंत बाद, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमने देखा कि 3-3, 4-4, 10-10 दिन CFSL की जो रिपोर्ट होती थी उसकी रिपोर्ट आने में इतना लंबा टाइम लगता था। लेकिन अब क्या हो गया, एक नया सिस्टम हो गया, जब भी कोई घटना होती है वहाँ पर CFSL की जो गाड़ी होती है वो तुरंत लोकेशन पर पहुँचती। वो ऐसा दिखा ये कि रिपोर्ट जो है जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद तुरंत जो है जो गोलियां यहाँ फिर पहलगाम में थी वही सेम वहाँ पर, ये तमाम चीज़ों में जो टाइम लगता था 10 वो नहीं दिन, दिख रहा था। हाँ, वो तुरंत रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद जो उन्होंने बताया हर एक चीज़, ये गृह मंत्री की स्टाइल है। जब भी हम लोगों ने, जैसे बहुत बार मौका मिला मिलने का, हिमांशु भी कई बार मिले, बाहर जब गृह मंत्री जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं। उनका ये स्टाइल है कि हर एक चीज़ को किस तरीके से तथ्यों के आधार पर और एविडेंस उनके आधार पर कैसे बताना। विपक्ष के सांसदों ने, साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों ने तो बताया ही कि किस तरीके से उन तमाम चीज़ों को रिलेट किया। उन्होंने बताया कि टेररिस्ट जो TRF के टेररिस्ट, लश्कर तैयबा के टेररिस्ट किस तरीके से मारे गए, ऑपरेशन कैसा हुआ, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी और इसके पीछे की पूरी तैयारी है। ये तो उसी दिन ऑपरेशन हुआ, लेकिन जो उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के किस तरीके से, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि जो गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में होता था अब उसका पता बदल चुका है। सारे लोग वो उसका पता बदल चुका है, वो पता अब हो गया है सेंट्रल विस्टा में। अब किस जगह है, किस फ्लोर में है, सुरक्षा के लिहाज से सब सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। लेकिन वहाँ भी ऐश्वर्या ने बताया एक तरफ संसद के अंदर लाइटें रात भर
रात में जल रही थी देर रात तक, और वहां भी होम सेक्रेटरी जहां बैठने लगे हैं अब इस वक्त, वहां भी लाइटें जल रही थी। आईबी चीफ का भी ऑफिस वहां पर, वहां भी लाइटें जल रही थी। तमाम सूचनाएं, तमाम जानकारियां जुटाई जा रही थी, और तथ्यपरक तरीके से उसको किस तरीके से पेश करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के तैयारी और किया। गृह मंत्री ने, आपने देखा भी कि उनका भाषण किस तरीके का रहा, जिस तरीके से उन्होंने बोला वो सारी जानकारी उन्होंने दे दिया। उसके बाद हमें लग रहा है कि विपक्ष में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह नहीं पाए कि अब सवाल किस तरीके का किया जाए। हिमांशु, इसमें जो जितेंद्र कह रहे हैं कि सवाल किस तरीके का, मुझे मतलब आप थे वहाँ पे मौजूद, क्योंकि हम गृह मंत्रालय कवर नहीं करते, विपक्ष कवर करते हैं, तो जब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था और काफ़ी मैं सरप्राइज्ड भी हुई कि किस तरीके से गृह मंत्री जो है पत्रकारों से भी तमाम सवालों का जवाब कॉरिडोर्स में चलते हुए भी डीब्रीफ कर देते हैं, बताते हैं कई चीज़ें। और मुझे ये भी ताज्जुब हुआ, मतलब कि जब वो बात कर रहे थे तो हम थोड़ा हिचक के उनके पीछे गए, क्योंकि 2-4 पत्रकार थे, तो वो मतलब जान रहे थे, मतलब ये परसों कुछ दिन पहले की बात है, वो उन्होंने मुझे एड्रेस किया बतौर मेरे नाम से। मतलब कि उनकी जो रिसर्च है या शार्पनेस है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मेरा कभी उनसे इस तरह से रूबरू में हुई नहीं, या कोई प्रेस ब्रीफिंग में ज़्यादा कुछ राब्ता पड़ा नहीं। तो एचएम का जो फंक्शनिंग स्टाइल है, मुझे किसी और ने भी बोला, एक विपक्ष के नेता ने, जो कुछ एक छत्तीसगढ़ का जो मामला उस संदर्भ में मिले भी थे, कि अमित शाह साहब बहुत डायरेक्ट हैं। उनको जो कहना होगा, विपक्ष के नेता भी तमाम जो बात करने के लिए या कोई मसले पर चर्चा करने के लिए आते हैं, पर आप ज़्यादा जानते हैं कि मतलब कि उनको जो दोनों राज्यसभा में उनने 2 बार एड्रेस किया, हर एक भाषण में अंतर था और एक अपग्रेड था कि भाई जो सवाल पूछे गए हैं। देखिए, 2 चीज़, बाकी तो जितेंद्र या ऐश्वर्या ने बताया। वो जो एफएसएल की रिपोर्ट है, चंडीगढ़ के अंदर शायद हुआ, और वो पूरे तरीके से टच में थे। वो ये चाहते थे कि ये जब तक क्लियर ना हो जाए कि जो पहलगाम में आतंकियों के द्वारा गन यूज़ की गई, ये वही गन है, उसके टेस्ट हुए, सारी रिपोर्ट्स आने के बाद मुझे लगता है 4:30 बजे के करीब ये क्लियर हो गया कि उसी वही है। और जो बुलेट्स है, उसके जो बचे हुए खोखा वो वही है। तो सेम चीज़ें सारी टेस्ट होने के बाद जब ये हो गया, तो उन्होंने अपने भाषण में उसको समाहित किया कि भाई ये वही टेररिस्ट थे, वही गन थी। तमाम चीज़ें जांचने परखने के बाद आप वर्बल कुछ कह दीजिए नहीं, ऑन पेपर क्या आया है, रिपोर्ट्स में क्या है, जब तक वो नहीं होगा वो उसको कोट नहीं करेंगे। और ये एक अच्छी किसी भी मंत्री या किसी भी नेता की ये है कि जब तक तथ्य सही ना हो जाए, प्रूफ एविडेंसेस ना आ जाए, उस बात को सदन में अगर आप रखेंगे तो वो ठीक नहीं रहता है। क्योंकि सदन में वही बात रखनी चाहिए जो एविडेंस के तौर पर सरकार के पास हो। तो उन्होंने ये पूरी तरीके से कोशिश की, और जब एविडेंसेस आ गए, रिपोर्ट्स आ गई, उन्होंने उस चीज़ को सदन के सामने रखा कि भाई ये वही लोग हैं, ये वही गन है। सारे टेस्ट होने के बाद मैं आपको अब ये कह सकता हूँ ये वो लोग। दूसरा, क्योंकि ये स्पेशल डिस्कशन था, अभी हम सब मंजीत भी कह रहे थे कि स्पेशल डिस्कशन में ये नहीं है कि प्रधानमंत्री आके जवाब दें। ये जिनको जवाब देना है, यानी रूलिंग पार्टी को देना, वो तय करेंगे। मुझे शायद ध्यान पूरी तरीके से नहीं है, मंजीत हैं, ऐश्वर्या है, यहाँ पे आप सब है। संविधान दिवस पे जब चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जवाब नहीं दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अच्छा, संविधान वाले ये मैंडेटरी नहीं है, ये संसदीय परंपरा हो सकती है, ये संसदीय परंपरा का पार्ट है, लेकिन मैंडेटरी कब होता है? जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो। क्योंकि सरकार के कामकाज का 1 साल की जो रिपोर्ट होती है, राष्ट्रपति क्योंकि जब अभिभाषण देते हैं उस पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, और फिर सरकार की तरफ से सरकार के मुखिया के तौर पे वो जवाब देते हैं। लेकिन ये तय नहीं है, ये इंटरवीन वो करें या ना करें, ये सरकार का वो है फैसला। ये इसी बात को लेकर राज्यसभा की बीएससी में जगदीप धनखड़ साहब और किरण रिजिजू के बीच में जो है वो जो
बातचीत नोकझोंक का क्रम हुई था थी। वो हॉट टॉक में तब्दील हुआ था, वो यही था ओ अच्छा। कि भाई आप नहीं तय कर सकते, या बीएसई नहीं तय कर सकती है कि आपको जवाब देना है, प्रधानमंत्री देंगे, आपका काम है टाइम एलोकेट करना, समय बताना, दिन तय करना, देगा कौन ये जवाब कौन देगा ये सरकार तय करेगी। सैकड़ा। तो आप, और ये वैसे भी स्पेशल डिस्कशन था, ये डिस्कशन अगर लोकसभा में देखें तो 184 पे अगर होता तो इस पे डिवीजन होता, 193 पे मिनिस्टर को जवाब देना, क्योंकि कंसल्ट मिनिस्ट्री, ऐसे ही 6-7 पे अगर, मतलब 67 पे हो तो डिवीजन का है राज्यसभा में। तो ये तमाम इस तरीके के रूल्स हैं, उन रूलों के तहत ये स्पेशल डिस्कशन था। तो स्पेशल डिस्कशन पे कोई चर्चा हो और होती है, प्रधानमंत्री कहते हैं। जवाब दे या ना दे, ये जवाब था उनके भी नहीं। विवेकाधिकार पे, उनकी सरकार के फैसले पे है। तो सरकार ने अगर फैसला लिया कि लोकसभा में उन्होंने जवाब दिया, राज्यसभा में उन्होंने नहीं दिया। दूसरा, क्योंकि भाषण लोकसभा में गृह मंत्री का राज्यसभा से डिफरेंट था, क्योंकि जो राज्यसभा में इश्यूज उनके सामने आए उसका उन्होंने जवाब दिया, जो अपोजिशन सांसदों ने सवाल उठाए, राज्यसभा में दूसरे तरीके से उठाए तो दूसरे तरीके के जवाब थे। लेकिन एक सटीक भाषण रहता है उनका, तथ्यों पर रहता है, जैसे जितेंद्र भी कह रहे हैं यमन जी, वो हमेशा तथ्यों पर आकर बात को करते हैं, कोई इधर उधर नहीं। आप देखिए ना, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कहा कि मेरे और नेहरू जी के बाल लगभग सर एक जैसा था। वो क्यों कहा? क्योंकि जब चीन युद्ध के बाद भारत की कुछ भूमि, वो जो अक्साई हजारों चीन एकड़, के पास, हाँ, वो चाइना को दी, तो एक सांसद ने खड़े होकर कहा, जब उन्होंने कहा कि बंजर जमीन थी, तो एक सांसद ने खड़े होकर सदन में कहा कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या ये मैं दे दूं? तो वो एक व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने कांग्रेस के लोगों को छेड़ने के लिए ये बात कही, हाँ, कि नेहरू जी के सर पे बाल और नहीं है, कांग्रेस हाँ। के ही सांसद ने तब ये बात भी कही थी, महावीर त्यागी, महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद त्यागी। हाँ। तो वो एक अल्टीमेट चीज है, तो वो इतनी रिसर्च करके आते हैं कि आप उसका फिर जवाब ढूंढते रहिए। नहीं, कई उनकी जो लाइनें हैं, 2 लाइनर्स वायरल हुई हैं कि भाई हमसे तो पहले निपट लो, फिर प्रधानमंत्री आएंगे तो आपको और परेशानी होगी। लेकिन मंजीत, राहुल गांधी के भाषण में, और ये क्योंकि आप रक्षा कवर करते हैं, थोड़ा सा आप इस पे अपना विवेक डालिए कि राहुल गांधी ने जो उनका भाषण था, हाईलाइट थी उसमें उन्होंने बोला कि सेना के हाथ आपने बांध दिए और उनको बोला जाओ लड़ो। मतलब आपने कह दिया, पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया और फिर सेना के हाथ आपने ऐसे बांध दिए, और राहुल गांधी ऐसे झुके और बोला कि ऐसे आपने हाथ पीछे बांध दिए। उन्होंने 2-4 चीज़ें और मिलिट्री की कोट की, जो कि लग रहा था कि वो मिलिट्री सूत्रों से अपने, उनके जो भी हैं उनसे ब्रीफिंग लेके आए थे, जैसे कि यूएस, पाकिस्तान। आप तो उस ब्रीफिंग में भी थी ना, जो राहुल गांधी ने अभी कुछ पत्रकारों को बुलाया था, उसकी बात कुछ बताओ तो मैं बताता हूँ फिर। हाँ, अच्छा, मतलब हम अपने सूत्रों की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, एकदम तब ये बताइए। बताएंगे। देखिए, मैं ये कर सकती हूँ इससे मुझे फिर है ना कुछ जानकर तो मैं बताऊंगा। देखिए ये खास होता है हमारे रिपोर्टर्स ऑफ एयर में। यहाँ सारे जो बैठे हुए हैं ये सिर्फ 24 घंटे नहीं, फील्ड तुम्हें पे बताना चाहिए मौसमी की राहुल गांधी ने कुछ अभी बड़ी अच्छी जानकारी दी। देखिए, उसमें ब्रीफिंग में जो बता सकते हैं वो ये है कि लोग वो ट्वीट कर रहे हैं उसको कि तुम आज बताओ। कि आजकल वो जिजुत्सु कर रहे हैं, वो आजकल अकीड़ो नहीं कर रहे हैं। राजनाथ जी के बारे में बोला उन्होंने कि राजनाथ जी मेरे पास मुझे राजनाथ जी ने कहा ये मत बोलना सिंदूर के बारे में, ऐसा कुछ भी बोला? देखिए, एक चीज़ ज़रूर है कि उनके साथ हम लोग 1-1.5 घंटे मिले, और मैं कह रही हूँ कि यही चीज़ हम बता सकते हैं कि वो जिजुत्सु कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रीफिंग बिल्कुल ऑफ रिकॉर्ड थी। नहीं, मैंने तो कुछ ट्वीट पढ़े जो लोग उस ब्रीफिंग में थे, वो लोग, तो मुझे लगा कि हम लोग तो पत्रकारिता के पक्के हैं कि मतलब कि अगर सूत्र है तो सूत्र है, और अब तो सब पता चल गया। जिन्होंने जग जाहिर थे। अच्छा चलो मैं अपनी बात बता, मैं इसमें कुछ ऐसा बताती हूँ जो बिल्कुल कुछ नॉर्मल सी बात है। मैंने भी ट्वीट पढ़ा तो कि कुछ लोगों ने ट्वीट किए, कुछ मुझे पार्लियामेंट में मिले बाहर उस दिन, तो उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी से मिले थे, तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा भाई बताओ क्या बताया राहुल गांधी ने, तो उन्होंने कुछ बताया, तो अब तुम कह रही नहीं बताना, तो मैं फिर कैसे बताऊं? हाँ, ट्वीट वाला जो पार्ट है वो बताइए, आप खुल के बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्वीट वाला नहीं, मैं तो अपनी बात एक अमित शाह जी को लेकर, गृह मंत्री के भाषण में एक बात जरूर कहना चाहता था कि
कुछ दिनों बाद जरूर मतलब मुझे मतलब जब से हम 10 साल इस सरकार को कवर कर रहे हैं, 11वां साल है, अमित शाह की स्पीच को बेस्ट स्पीच में कह सकता हूँ कि उनकी ये स्पीच संसद में बेहतरीन थी और समय भी उनके लिए बहुत अच्छा था। आप देखिए कि लोगों ने संसद के अंदर सवाल उठाए कि ये ऑपरेशन महादेव आज ही क्यों खत्म हो गया, आज ही, इसका मतलब ये इसके पीछे अब ये सरकार के लिए अच्छी, सरकार के लिए बहुत अच्छा हुआ कि जब डिबेट चल रही थी उसी समय ऑपरेशन महादेव खत्म हुआ। राहुल और प्रियंका ने जो आरोप लगाए या चीजें कही, तो डिफेंस फोर्सेस में और सब में, क्योंकि मैं देख रही थी कि कुछ ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे वहाँ विजिटर्स गैलरी में, तो क्या आपको लगता है कि उन किस तरह से तौल रहे थे, कि मतलब सूत्रों के हवाले से ही बता दीजिए कुछ जानकारी। नहीं, राहुल गांधी इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसा हिमांशु ने भी कहा, आपने पूछा कि उनका भाषण इस बार, हम लोग भी सोचे कि शायद वो हिंदी अंग्रेजी में मिक्स करेंगे, उसमें कहीं फंस जाएंगे, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने, और सेनाओं को भी ये डर था, मतलब ये आशंका थी कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें वो संसद में सेना को लेकर कहेंगे, हो सकता है सीडीएस को लेकर कहें, सेना प्रमुख को लेकर कहें, लेकिन सीधे उन्होंने, मुझे लगता है कि समझदारी के साथ अपने भाषण में कहीं कोई ऐसी सेनाओं को लेकर कोई ऐसा तथ्य नहीं रखने की कोशिश कही जो जिससे शायद सेनाओं को भी एम्बैरेसमेंट होता। तो अभी जैसे 2-3 दिन से हम लोग साउथ ब्लॉक में भी देख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा राहुल गांधी के भाषण को लेकर ऐसा नहीं कि सेनाओं में किसी तरह का कोई ऐसी बात हो कि राहुल गांधी को नहीं कहनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि राजनाथ जी भी इस बात का सुकून महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा राहुल गांधी ने कोई रक्षा मंत्रालय को, रक्षा मंत्री को, सेनाओं को पिन पॉइंट मुद्दों पर टारगेट नहीं किया। तो हो सकता है कि भाषण से पहले राहुल गांधी और राजनाथ जी भी आपस में मिले हों, ऐसी चर्चा चल रही है। मंजीत जो कह रहे हैं ना, वो यही है कि राहुल गांधी ने पब्लिक डोमेन में जो चीजें थी, चाहे वो सीडीएस का बयान हो या आर्मी चीफ का या अभी तक वही बोली, कभी वो अभी तक उन्होंने कोई नया खुलासा नहीं या कोई नया किसी नए मुद्दे पर सेना को टारगेट नहीं किया, सरकार को टारगेट नहीं किया। अभी तक पिछले 2-2.5 महीने में जो उन्होंने बातें कही, लगभग उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द घुमाया। दूसरा एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ तो मैं, क्योंकि उस कॉरिडोर से निकल के कहीं जा रहा था, राहुल गांधी को बधाई देने के लिए कांग्रेस के तमाम सांसद बाहर खड़े हुए थे। एक हिबी थे, सुरेश थे, के सुरेश, तमाम, मतलब बहुत से सांसद। तो एक महिला सांसद है, मेरे को उनका नाम एग्जैक्ट, केरल से है वो, ज्योति या क्या नाम है, ज्योतिमणि, हाँ। तो वो तमिलनाडु से है, वो ब्रदर सिस्टर इनसाइड सिंगल। तो फिर जब मैं लौट रहा था तो देखा कि दरवाज़ा खुला है और सब सांसद अंदर जा रहे हैं और राहुल और प्रियंका को बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा भाषण, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो जो पब्लिक डोमेन में था, फैक्ट जो मंजीत बता रहे, उसके इर्द गिर्द ही सरकार को घेरने की जो कोशिश उन्होंने पहले की है या अब किया, और एक मर्यादा के साथ कम से कम इस सरकार को साधा, संसद की डिबेट में जो आप पब्लिक रैली में कह सकते हैं सेनाओं को लेकर, वो उन्होंने संसद में कोशिश की कि सीधे इस बात को लेकर टारगेट न किया जाए कि सेना की कोई कमी रही या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम कहीं पाकिस्तान से पिछड़ गए। उन चीज़ों को ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिससे कि सेनाओं के मनोबल पर कोई असर पड़े, और तो मैसेज गलत चला जाए, हम कह सकते हैं मैसेज गलत चला जाए, और सत्ता पक्ष जो है उनके उन शब्दों को या उनकी बात को उठा के, क्योंकि राहुल तो सरकार को घेरना चाहते थे, ऐसा ना हो कि राहुल ही जो है अगर सेनाओं के ऊपर सवाल खड़े करे तो वो उसमें घिर जाए। तो वो इस बार उस चीज को बड़े क्योंकि वो इंग्लिश में जो सोचते हैं वो इंग्लिश, क्योंकि एक आपको याद है उनका डॉक्यूमेंट आ गया था, वो इंग्लिश में हिंदी रोमन में लिख के लेके आए थे एक भाषण देने के लिए। आप गेट नंबर 4 पे थे सब लोग, तो वो कुछ लिख कर लेके आए थे, अपना रोमन में हिंदी लिख के लाए थे भाषण के लिए। अच्छा, मैंने चेक किया उनको इटालियन, जितेंद्र भाई, वो फ्रेंच वाला जो आपने पिछली बार एपिसोड सुनाया था वो फ्रेंच नहीं होगा, वो इटालियन होगा। राहुल गांधी इटालियन उनको मालूम है, फ्रेंच नहीं मालूम है। तो वो जो आपके दोस्त आए थे, नहीं, वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए उस लड़के ने बोला, मैं तो बगल में ही खड़ा था ना, तो उसने कहा कि मुझे फ्रेंच सीखनी है। नहीं, पर राहुल गांधी बोले सीडी लेके गए थे ना। अच्छा, मैंने पूछा था उनसे कि हम लोग फ्रेंच की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी बोले मुझे फ्रेंच नहीं आती है, मुझे इटालियन आती है। सीडी दिया था, इसीलिए। बात इस पर भी कर लेते हैं कि जो 2
टीज हैं जिन्होंने नहीं बोला, साइलेंस ऑफ द टीज, तिवारी एंड थरूर। तो ना शशि थरूर बोले, और प्रधानमंत्री ने शशि थरूर पे जब इशारा किया तो मैं देख रही थी शशि थरूर इस तरह से कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने बोला भारत की बात। सुबह मनीष तिवारी ने ये पोस्ट डाला था कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उन्होंने वो गीत को कोट करा, और उसी पे मोदी जी ने कई बार कहा कि मैं भारत की बात अब कर रहा हूँ। हाँ, तो उससे पहले एक दिन पहले ही ये कॉरिडोर्स में बात ऐसे ऐसे बता दी गई थी कि थरूर साहब ने तो कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ, और मुझे तो कि उनको फ़ोन आया और कांग्रेस पार्टी ने उनसे बोला कि आपको पार्टी लाइन फॉलो करनी पड़ेगी। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मैं पोर्ट बिल पे बोलूँगा। अब देखिए, मैं शिपिंग पे बोलूँगा। एक चीज याद रखिए, शशि थरूर ने अगर कभी भी, नहीं, आपकी पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे भाई बीजेपी में, ये बताइए। बीजेपी में तो एक भारतीय जनता पार्टी यहीं पे बम फोड़ दीजिए। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है। हम लोग एक स्लोगन यूज करते हैं जब भी लोकसभा का चुनाव होता है कि लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे होते हैं तो आप कह देते हैं कि इधर आ जाइए, चुनाव लड़ने के लिए टिकट यहाँ पे भी है लोकसभा। आपकी अगर टिकट ट्रेन की कंफर्म है तो यहाँ भी हो सकती है। हाँ। बहरहाल आगे चलते हैं। शशि थरूर एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उनको बेनिफिट्स मिले। आप सरकार का जब भी उन्होंने कुछ बोला, कैटल क्लास, आईपीएल की वजह से उनका इस्तीफा, तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं जब शशि थरूर ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसी जगह लाके खड़ा किया कि एम्बेरसमेंट हुई। अब वो चले गए, वो ठीक है। अब क्योंकि सब जानते हैं वो गए हैं और उन्होंने किस तरीके से आर्टिकल लिखे या जो स्टेटमेंट्स उनके आए उस डेलीगेशन के बाद, तो कौन पार्टी चाहेगी कि भाई वो खड़े हों और पार्टी की लाइन के इतर जाके बोले। ये अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा मौका है कि उन्होंने उसको कैच किया कि बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने दीजिए, क्योंकि वो डेलीगेशन के पार्ट थे। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ है, एक और कांग्रेस के एमपी गए थे, क्या नाम है उनका, पंजाब के अमर सिंह, क्या नाम है, अमर सिंह गए थे, अमर सिंह गए थे। उनको क्यों नहीं, उन पे क्यों नहीं बोला कि इनको भी बुलवाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने? भाई हर पार्टी अपना अपना डिसीजन लेती है किसको बुलवाना है नहीं बुलवाना है। सही बात है ये तो। और ये उनका विवेकाधिकार है वो कब। लेकिन ऐसा कई बार हुआ, एक मैंने पहले भी घटना का शायद जिक्र किया था कि कोई केरल से जुड़ा हुआ इशू था, केसी वेणुगोपाल ने नोटिस दिया कि वो बोलना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर यानी चेयर की तरफ से शशि थरूर को बुलवा दिया गया। तो उन्होंने उसका ऑब्जेक्ट किया, भाई मैंने दिया, तो उन्होंने कहा ये तो आप ही की पार्टी है ना, इनको बुलवा दिया। तो बहुत से लोगों को ये शायद उम्मीद थी, ऐश्वर्या और ये मंजीत वगैरह जानते हैं, कि कहीं चेयर ये परमिट ना कर दे शशि थरूर को कि आप अपनी बात को कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, और भीतर नहीं भीतर खाने जो हिमांशु कह रहे हैं, ये खबर भी आई, ये खबरें आई और लोग उसको क्रॉस चेक, ये प्लांट हो रहा था। ये ऐश्वर्या, ये जितेंद्र और आप सब लोग ये चेक कर रहे थे कि स्पीकर ऑफिस जाके कि कहीं उनको बुलवा तो ना दे। हाँ, आउट ऑफ टर्न बुलवा दे, स्पीकर बोलेंगे आप बोलिए आप। नहीं, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, सीन ये था कि प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ और शशि थरूर बाहर निकले और जीने पे उनको एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता मिले और बोले, शशि, कोई कांग्रेस का नेता नहीं मिला शशि थरूर को, बड़े नेता मिले, हम वहीं पे खड़े थे, और वो बोले, शशि, पीएम गेव अ बाउंसर इन दी एंड। तो बोला बहुत मुस्कुराए। फिर वो आगे बढ़े तो एक केंद्र के मंत्री मिले और उनने क्या बोला, शशि, वी मिस्ड यू। तो बोला, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कहते, नो, वी रियली मीन इट, वी रियली मिस्ड यू, यू शुड हैव स्पोकन। तो जब बीजेपी के मंत्री मिस करने लगे शशि थरूर को कि उनको बोलना है, तो उसमें सियासत बहुत ज्यादा घुल जाती है। सियासत का ही पार्ट है, सियासत का हिस्सा है। पर एक और सियासत का हिस्सा, बीजेपी को मौका मिला है तो वो क्यों नहीं सिक्सर मारे। वो सिक्सर मारे। अगर चौका भी मारना है तो स्ट्रेट ड्राइव ऐसे मारी है कि सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर जैसे स्ट्रेट ड्राइव खेलते थे, वो खेल रहे हैं। स्ट्रेट बैट से खेलना अच्छा रहता है क्रॉस बैट के कंपैरेटिवली। अगर आप क्रॉस बैट खेलेंगे तो बॉल हवा में चली जाएगी, आउट होने का खतरा, कैच आउट हो जाएगी। इसमें एक ऐड करती हूँ, नहीं, आप थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि क्या कुछ थरूर जो है, जो मैं बैठी थी गैलरी में जब एचएम बोल रहे थे शुरू में, जब उन्होंने शुरू ही किया तो ऑपोजिशन की साइड से थंपिंग जो था टेबल का, वो एक ही शख्स कर रहा था, जो है शशि थरूर। बाकी ऑपोजिशन वाले देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं और नोट्स ले रहे हैं। प्रियंका गांधी नोट ले रही हैं, शशि थरूर वाज थंपिंग हिज
table in अच्छा appreciation. अच्छा। और मनीष तिवारी तो थे ही नहीं, वो लंदन चले गए, वो चर्चा में ही नहीं थे। मनीष तिवारी छोड़ के जब उन्होंने सुबेरे वो पोस्ट डाला, वो दोपहर को आए, उनका कुछ प्रियंका गांधी से एक्सचेंज भी हुआ शायद जब वो जा रहे थे। फोटो भी आई थी, वो फोटो भी आई, प्रियंका ने शायद हालचाल पूछा, वो अगले एपिसोड के लिए हम रखेंगे। पर प्रियंका गांधी से बात हुई, उन्होंने शायद बताया कि मैं लंदन जा रहा हूँ, और वो बाकी पूरी चर्चा में नहीं थे। मनीष तिवारी की तरफ से ये था कि वो बोलना चाहते थे, उन्होंने ईमेल भी किया था पार्टी को, उन्होंने पार्टी दफ्तर में भी बताया कि मैं बोलना चाहता हूँ। और कई लोगों को लगा कि कांग्रेस की रणनीति में दो बड़े फेलियर हुए। एक फेलियर ये हुआ कि शशि थरूर से विपरीत मनीष तिवारी का कैरेक्टर अलग है, वो ठेठ कांग्रेसी हैं, यूथ कांग्रेस के टाइम से आए हुए हैं, और वो कभी भी पार्टी लाइन के डाइवर्जेंट नहीं जाते। ये अलग बात है वो G23 का हिस्सा थे, लेकिन संगठन को बढ़ाने के लिए और तमाम चीज़ें उन्होंने बोली, लेकिन उसके बाद से, लेकिन उनकी जो राहुल गांधी के साथ रिश्ते थे वो काफ़ी मतलब रार एक तरीके से ठन गई थी। उसमें भी कुछ आइस ब्रेकर हुआ। अभी 2-3 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने मनीष तिवारी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष तिवारी को मौका नहीं मिला, उससे वो थोड़ा आहत भी थे, और इसलिए वो ना मौजूद रहना उन्होंने ज़्यादा सोचा कि ये मुझे ज़्यादा गवारा है कि मैं वहाँ बैठूँ और इंसल्ट हूँ। G23 का आपने जिक्र कर दिया, 2014 में वो लुधियाना का चुनाव नहीं लड़े। पार्टी कहती रही आप लड़िए, उन्होंने कहा नहीं लड़ूंगा। और जब वो लड़े थे तो किसी की टिकट काट के पार्टी ने उन्हें दिया था, और फिर मंत्री भी बनाया। तो ये हर पार्टी को ये लगता है कि G23, आप कभी किसी पार्टी आला कमान के ऊपर जब सवाल खड़े करेंगे तो पार्टी को आपकी जो लॉयल्टी है उस पर थोड़ा सा डाउट होता है। और G23 के आप देखिए ज़्यादातर नेता या तो हाशिए पे है या पार्टी से बाहर है। सही बात है। तो उसमें अब मनीष तिवारी भी हैं, तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। अच्छा, ये तो अब G23 की बात कर रहे हैं, एक चुनाव ऐसा भी है जहाँ पे बीजेपी बनाम बीजेपी हो गया हिमांशु, उसकी कहानी आप बता नहीं रहे हैं। वहाँ दोनों लोग टांग खिंचाई कर रहे हैं। मैंने सुना कि एक बीजेपी वाले फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े बदमाश हैं, उनके खेमे को मत देना वोट। तो दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, और वोट मांगने की भी प्रक्रिया, जिसमें प्रधानमंत्री, एक ऐसा चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री भी वोट डालेंगे, उसकी कहानी भी तो बताइए। उसमें इंटरेस्टिंग है कि राजीव प्रताप रूडी 20 साल से ज़्यादा से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जो गवर्निंग बॉडी है उसके सेक्रेटरी हैं, और ज़्यादातर चुनाव जो हैं अनअपोज होते रहे हैं, आज तक वोटिंग नहीं हुई। इस बार जो चुनाव हुआ, एक प्रदीप गांधी करके कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने जो है संजीव बालियान को बोला कि भाई यहाँ ब्यूरोक्रेट ज़्यादा आते हैं, अधिकारी आते हैं, कब्जा कर लिया, कब्जा तो उनके पास तो ऑलरेडी क्लब है, सांसदों का और पूर्व सांसदों का एक ही क्लब है। तो प्रदीप गांधी भी पूर्व सांसद हैं, संजीव बालियान भी पूर्व सांसद हैं। उन्होंने कहा ठीक है, चुनाव हो। आप देखिए बाकी पोस्टों पे अनअपोज हो गए। राजीव शुक्ला जो है वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी चुन लिए गए, त्रिची शिवा चुन लिए गए हैं, ये सब चीजें हो गई हैं। कल्चरल सेक्रेटरी, अच्छा, ये सेक्रेटरी का चुनाव है, ये गवर्निंग काउंसिल सेक्रेटरी है, काउंसिल जो चल रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं बड़ी। अब रूडी साहब क्योंकि वहाँ हैं, और एक तरफ संजीव बालियान है। संजीव बालियान बिल्कुल ठेठ देहाती बोली वाले, और मुजफ्फरनगर के वो हाई प्रोफाइल एलीट क्लास से हैं। अब ये अगर आप कहें तो शहर वर्सेस ग्रामीण है। इसमें आप देखिए पार्टियां नहीं है मायने, ये सभी पार्टियों से ऊपर का चुनाव है, पार्टी लाइन नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हारने वाली है। और चुनाव में अभी मैं क्योंकि जब आ रहा था इधर तो संजीव बालियान मेरे को मिले, तो वो अपने कुछ लोगों से कैंटीन की तरफ जा रहे थे मिलने। तो मैंने कहा भाई क्या है, तो बोले भाई आप कुछ नहीं, जीतना है, अपने जीतना है, और तो आप तो हमारा एक ही मकसद है हराने का। तो वो जरा उनके जो पश्चिमी दिल्ली की लैंग्वेज है उसमें उन्होंने मेरे को बोला, तो बोले और सब सही। तो एक सांसद, पूर्व सांसद उन्हें मिल गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में स्पोक्स पर्सन थे। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी जो है ना उनसे पर्सनल रंजिश नहीं है, रूडी से मेरी है, इसलिए मैं वोट तो दूंगा आपके लिए,
लेकिन 5-6 वोट और करवाऊंगा। अच्छा, तो ये सारा आपस में सेटलमेंट चल ये जो चुनाव है ना, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से भी बड़ा चुनाव है। ओ, एक और चुनाव जो हमें चर्चा करनी थी। जो उसमें आप उपराष्ट्रपति, क्योंकि इसमें तो पार्टी लाइन से है, इसमें प्रधानमंत्री भी वोटर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी वोटर हैं, जेपी नड्डा है, 1 लाख रुपए अमित शाह है, सांसदों, ये 1 लाख की मेंबरशिप, 1 लाख परमानेंट, 60 या 40 हजार रुपए 5 साल का जो उनका रहता है टर्म। तो प्रेस्टीज का चुनाव है ये, और सांसद और पूर्व सांसद बन सकते हैं, तो ये प्रेस्टीज का है। दिल्ली में तो भाई सारे एलीट क्लब हैं, जिम खाना है प्रधानमंत्री के घर के सामने, हमारा प्रेस क्लब के सामने वो दूसरा जेम्स बोर्ड क्लब है, लेकिन सांसदों का तो एक ही क्लब है, एक ही क्लब। नहीं, और ऑफिसर्स के लिए PSI है। मुझे एक शेर इस पे याद आ गया कि कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचा के, यानी कि लोकसभा के चुनाव और बड़े दंगल, लेकिन फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूँ मैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सियासत है, एक अच्छी बात कि रूडी ने पिछले 15-20 साल में उसको ऑफिसर क्लब बना दिया। क्योंकि पहले हम देखते थे, अगर मैं 2000 की बात करूं, जो हम संसद अरे परमानेंट कंस्ट्रक्शन चलता, कोई जानता भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, वहाँ सेमिनार्स होते थे। अब आप जाइए वहाँ, बढ़िया बार, बढ़िया रेस्टोरेंट, बढ़िया सलून, बढ़िया जिम। तो ये 10-15 साल में, जैसे दिल्ली में जो ऑफिसर्स के क्लब है, कॉफी कैफे हैं, मतलब जैसे जिम खाना क्लब सबसे एलीट क्लब माना जाता है IAS अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का, वैसे ही मतलब उसी के समकक्ष पिछले 5-10 साल में उसको बना दिया गया। बड़ा दिलचस्प है। ये लड़ाई ऐसा नहीं है, ये लोग ऐसे, संजीव बालियान को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि या उनको इतना समर्थन मिलेगा। उनको वो कह रहे हैं कि मैं तो उत्तर प्रदेश का था, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा वोट मुझे बिहार से मिलने वाले हैं, जहां से रूडी जी सांसद हैं। और रूडी जी कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा वोट जो है वो उत्तर प्रदेश से मिलने वाले हैं। और लड़ाई का जो निर्णायक होगा वो साउथ और वेस्ट होगा, क्योंकि साउथ के ज़्यादातर सांसद इसके DMK, AIDMK या कांग्रेस के तमाम लोग वहाँ के सांसद हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो सांसद नहीं हैं। तो चुनाव में 1237 मतदाता है, जिनमें से 43 मर चुके उस सूची के अकॉर्डिंगली। और ये कोशिश की जा रही है कि जो पूर्व सांसद हैं उनको दिल्ली लाया जाए, वोट कराना है किसी भी तरीके से। बाड़ेबंदी हो रही है, बाड़ेबंदी। ऐसा चुनाव आपको, मतलब मैंने कहा ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव में पहला चुनाव हो जितना आपको क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, जो चुनाव ये होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति में आपको मालूम है नंबर्स, यहाँ तो सभी पार्टियां हैं और एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। लोग एक खाने का ग्रुप है, जैसे आपने अभी बताया जया बच्चन लंच लेके आती हैं, ऐसे ही एक ग्रुप है जिसमें निशिकांत दुबे हैं, सुप्रिया सूले हैं, CM रमेश हैं, 20-25 सांसदों का ग्रुप है। वो भी रोज एक दिन कोई लाता है, एक दिन कोई लाता है, डिशेस खाने लेके आते हैं कैंटीन में, और फिर उस ग्रुप में डिवीजन हो गया है। अच्छा, आपस में बंटवारा है, एक तरफ है। अच्छा, कि भाई ये है, वहां तो ये हो जाएगा, नहीं ये होना है। तो ये जो जब दोस्ती में इस तरीके की डिस्कशन आ जाए, तो सोचिए कि चुनाव कितना इंटरेस्टिंग है। जो लोग खाना खा रहे हैं इतने सालों से, वो कहें कि नहीं इस बार ये होना चाहिए, वो कहें नहीं ये ठीक था। राजीव प्रताप रूडी ने, जैसा नेगी बता रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत किया है, तो ये सारी चीजें मजेदार रहेंगी। इसमें 12 अगस्त जो है, मुझे लगता है हम सबको वहां रहना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव जो है आपको लगेगा कि सच में ऐसा चुनाव है। नहीं, पर उसमें प्रेस क्लब का चुनाव देखा होगा, हम सब ने बार काउंसिल के चुनाव कवर किए होंगे, GNU के छात्र संघ। पहला चुनाव आपको सांसदों का, जिसमें सांसद ही वोट है। बाय द सांसद, पहले कभी पता भी नहीं चलता था कि कभी हुआ नहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव हुआ कौन। हम तो सालों सुन रहे थे कि रूडी उसके वो हैं सेक्रेटरी, अनअपोज्ड हो जाता था। अरे नेगी जी, मुझे इस पे बड़ा ताज्जुब है कि मुझे लगा कि ये निशिकांत दुबे तो बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं रूडी साहब के, पूछे क्यों? पूछे क्यों? थोड़ा तो दीजिए ना इज्जत। पूछे क्यों? हम चढ़े प्लेन में, और प्लेन में पायलट कौन? रूडी जी, रूडी साहब। प्लेन कहाँ से चल रहा है? लखनऊ से दिल्ली, इंडिगो, और 1.5 इंडिगो, और 1 घंटे 10 मिनट के प्लेन में 50 मिनट रूडी साहब बोलते रहे लगातार। 20 मिनट के बाद बोल दिया अब लखनऊ, अब दिल्ली आने वाला है। अब सारे जो पैसेंजर हैं परेशान कि 20 मिनट के बाद इनने बोल दिया दिल्ली बहुत जल्दी आने वाला है, और तब से बोलना शुरू किया और आधा घंटा भी बीत गया, आया नहीं। और उस प्लेन में निशिकांत दुबे भी।
निशिकांत दुबे भी कोई फंक्शन था, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल साहब का जो उनकी एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन चल रहे थे, 50वीं 51वीं या 50वीं, तो वो ये सारे नेता जो हैं उस प्लेन में चढ़ गए। अब रूडी साहब तो 3-4 बारी बोले हमारे साथ माननीय सांसद निशिकांत दुबे भी इस प्लेन में सवार है, जो फलाना कमेटी के अध्यक्ष हैं और ये हैं। तो हमें लगा कि ये दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। तो अभी कुछ 2 दिन पहले हम निशिकांत दुबे से बोले, सर आप तो किसको सपोर्ट करें? अरे बालियान साहब सामने थे। बोले अरे ये भी कोई कहने की बात है, आप अनाउंसमेंट से कंफ्यूज तो नहीं हो गई? ये तो हमारा समर्थन जो है बालियान साहब का। और बालियान साहब क्या बोले? अरे मैंने बोला मुजफ्फरनगर के लोगों को कि तुमने मुझे हराया, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ूंगा, और अगर यहाँ भी हार गया तो इसके बाद मैं यूएन का चुनाव लड़ूंगा। तो यूनाइटेड नेशंस का चुनाव लड़ने को इंटरेस्टिंग है ना, लड़ने को तैयार है। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या लिपसिंग से आपको पता चला कौन जीतने वाला है, किसका पलड़ा भारी है? सूत्र क्या, आप राजीव प्रताप रूढ़ी का बता रहे थे, तो रूढ़ी जिस तरीके से संजीव बालियान का अलग स्टाइल है, राजीव प्रताप रूढ़ी का पूरा खानदान जो है ना, उनके जो बड़े भाई हैं उनसे हमारी बहुत रेगुलर मुलाकात होती थी। एनएसजी के डीजी थे, और उनकी स्टाइल मैं बता रहा हूँ, कुछ वही स्टाइल इनकी भी है, राजीव प्रताप रूढ़ी की। ये तो मंत्री हैं। उनके पास जब मैं जाता था, वो ऐसे डीजी थे कि उनकी कॉन्फ्रेंस बैठे रहते थे, सारे अधिकारी बैठे रहते थे और हमको भी बैठा लेते 1-1.5 घंटे, और पूरी चर्चा हो गई कि ये हुआ, ये नया चीज़ हुआ, ये कर रहे हैं एसपीजी के साथ, इस तरीके की ट्रेनिंग एनएसजी की, ऐसा वैसा सब कुछ बताया। सोफिस्टिकेटेड बता रहे हैं कि किस तरीके के थे। तो उन्होंने सारा चीज़ बताया कि ये कर लिया। उसके बाद जब हम तो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा ये भाई जितनी सारी बात आपने सुन ली है ना, ये सब बातें जो है कहीं चर्चा में नहीं करनी, ठीक है, बातचीत कुछ नहीं करनी है। सुन लिया। अरे मैंने कहा सुन लिया मैंने। बोले आप अपने हिसाब से देख लेना, ये चर्चा नहीं, बैठाए हुए थे। तो उनकी स्टाइल बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके पूरे परिवार में ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, सारे लोग हैं, वो आईपीएस ऑफिसर, डीजी एनएसजी बने। तो वही स्टाइल इनकी भी है, राजीव प्रताप रूढ़ी की भी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इनको तो कह रहे हैं लोग कि किसान वर्सेस ऑफिसर, इस टाइप में वो भी चल रहा है। बीजेपी वर्सेस जवान टाइप का मामला हो, बीजेपी वर्सेस बीजेपी, ये सब चल रहा। तो ये सारी लाइनें आ रही हैं। तो राजीव प्रताप रूढ़ी का अलग ही स्टाइल। और उपराष्ट्रपति एक और चुनाव जो जिसकी अभी सूचना भी, अधिसूचना भी जारी हो गई है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो उस पर क्या इंटेलिजेंस गैदरिंग है आपकी? वो तो अब उसकी डेट, अधिसूचना जारी हो गई है जल्द ही। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट, जब पार्लियामेंट में पूछो, चर्चा करो कि कैंडिडेट कौन होगा, तो हर एक आदमी दूसरे का नाम ले लेता है। वो कहता है कि अरे मैंने सुना है, हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, मैंने सुना है, वहाँ चर्चा चल रही थी कि वो हैं बनने वाले। अब इतने बड़े बड़े नेताओं का नाम ले ले रहे हैं लोग कि अरे इनको बना देंगे, उनको बना देंगे। मतलब पूरी लाइन लगी हुई नेताओं की फहरिस्त है पूरी कि किसको बना रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट किसका नाम चल रहा है। और सुनिए, पॉलिटिकल पार्टीज में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनमें भी काफी खलबली मची हुई है। उनको भी लग रहा है कि उनका कैंडिडेट बन सकता है, वो हो रहा है। बाकी हमने तो ये सारी कहानियां सुनी हैं, लोग चर्चाएं चल रहे हैं और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ये ट्रांसफर कर दे रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, ठीक है। नाम जो है नाम नहीं बताएंगे, तो ले रहे हैं, ले रहे हैं नाम, जैसे नाम कि ले रहे हैं। नहीं, अब बता दीजिए। एकदम नहीं बताएंगे। अरे नाम ले करके अभी अधिसूचना जारी हुई है, ठीक है, वो सारे चीज हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का सारा वो आया है, नाम अभी बताएंगे नहीं। हम लोगों को पता है, रिपोर्टर्स ऑफ एयर की चीज जो है जब ऑन एयर करेंगे ना तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी वो एकदम से। आप बहुत बड़े बम फोड़ चुके हैं, बहुत बड़े खुलासे कर चुके हैं। 5 नाम है, इसके बाद बता देंगे आपको 5 नाम।
ठीक है, हो सकता है 4-5 नाम हिमांशु जी जो ये तो है एक काम करते वो हैं 10 बता- 12 20 की लिस्ट बना लेते हैं। चलो चलिए एक, 4 नाम आप बताइए, 4 नाम पर्ची डाल हिमांशु के बताइए। इसमें रख लीजिए और नहीं, फिर हिमांशु लॉटरी जी की निकालो। तरफ हमने मकर- वो कर दिया। मकर द्वार अच्छा पे हिमांशु कुछ बता, हाँ मंजीत नहीं कह मैं कह रहा कि पिछले अब जैसे सेशन के दौरान मकर द्वार पे जितने मंत्री निकलते हैं सबसे एक ही सवाल होता है। जैसे अगर प्रहलाद जोशी निकले तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम चला तो मैं तो बनने वाला नहीं हूँ। तो प्रहलाद तो जो मंत्री निकलता है उससे सभी लोग पकड़ते हैं बीजेपी की रिपोर्ट, हम लोग सर, पूछते हैं कौन कि सर बनने होता है वाला कौन हाँ, बनेगा? हाँ। बोले यार देखो मेरा नाम चलाओ, जिसका नाम चलेगा वो नहीं बनेगा, है ना। तो जिसका मर्जी चलाओ। तो ये तो पिछले हफ्ते भर से मतलब चाहे आप अनिल बलूनी से पूछो, किसी से पूछो कि सर कौन बन रहा है, कोई नाम बता दीजिए, तो कोई नहीं, मतलब कोई बताने की स्थिति में नहीं है। नेगी जी हमको तो बिल्कुल ही बताने की स्थिति में नहीं है। हमें तो एक नेता ने बोल दिया तुम बहुत पॉडकास्ट कर रही है, तुम्हारी मकर द्वार से एंट्री और एग्जिट हम बंद करा बंद करा देंगे। देंगे। हमने कहा सर बड़ा दिल तो रखिए ना, मकर द्वार उदारता हो दिखाइए। चाहे शार्दुल द्वार हो, जहाँ पे भी लोग निकल रहे हैं पत्रकारों का पिछले, अब सिंदूर के बाद यही मिशन है कि भाई अगला 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 उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन होगा। ऐश्वर्या क्या इनपुट है? इनपुट ये है कि कोर बीजेपी, कोर आइडियोलॉजी, ऐसा एक कैंडिडेट आएगा। और ये आप सही कह रही हैं, बीजेपी में थोड़ी कहावत सी है कि जिसका नाम चल जाता है वो नहीं होता है। अच्छा तो सब यही कह रहे हैं कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक है तो चला लीजिए हमारा। सही, सब जो बड़े बड़े नेता आते हैं निकल के कि अगर आपने मेरा लिस्ट में नाम डाल दिया तो मतलब अरे नहीं है। प्रोबेबल्स बता दीजिए। आप लोग तो सारे बंद पिटारे में सारे नाम रखे हुए हैं। प्रोबेबल्स जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी एक कैंडिडेट पिच किया जाएगा। और वो हो सकता है कि ये लोग जो फेंस सिटर्स हैं उनको भी रीच आउट करेगी कांग्रेस। ये क्लियर है कि ये विचारधारा की लड़ाई होने वाली है। उपराष्ट्रपति के लिए हमें अपना उम्मीदवार ज़रूर पिच करना चाहिए। और ये भी आप देखिए कि सियासी मौसम कैसे बदलता है कि धनकर का जो शोर चल रहा था पिछले हफ्ते, अब 0 बटा सन्नाटा है। धनकर साहब के लिए बड़ी तेज़ी से मकान, मेरे सूत्र बता रहे हैं, ढूंढा जा रहा है कि उनको वहाँ से दूसरी जगह जो उनका प्रोटोकॉल के तहत बनता है। और कोई भी, ना तो विपक्ष के नेता आपस में चर्चा ही कर रहे हैं कि हमें मिलना है जाके धनकर साहब से, पर अभी तक कोई औपचारिक रूप से मिलने नहीं गया, ना डिनर हुआ ना चाय नहीं हुई है। तो यही हम पूछना चाहते हैं हिमांशु। देखिए ये हमने सब जगह गेंद डाली कि कहीं कुछ कटिया डाली कि कोई कुछ कह देगा, पर आप ये बताइए कि किस तरीके का या तो एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए 2 चीज़ आप कहती हैं कि अपोजिशन का कैंडिडेट होगा, आपने तो बताया नहीं। क्योंकि एक सेकंड, हाँ जितेंद्र से पूछ लिया, मंजीत से पूछ लिया, ऐश्वर्या से पूछ लिया, फिर आपको लगा जब इन्होंने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं? आपने तो बताया नहीं। दूसरा, ऐश्वर्या ने भी कहा कि भाई कोर बीजेपी आइडियोलॉजी आरएसएस का ही होना है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दूध के जले हैं, छाछ फूक फूक के पीते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तो मुझे लग रहा है संजीव बालियान जीत रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं मेरी तरफ रैपिड से- फायर यही हाँ, कर लेती हूँ। चलिए संजीव बालियान हाँ। मेरी तरफ से जीत रहे हैं। दूसरा, व्यंजन की आपने बात कही तो जो मुझे पता चला है, जो आप लोग गए थे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पूरा बहुत अच्छे से खातिर करी है। वो जो प्लेट थी वो बहुत पूरी भरी स्वादिष्ट, हुई पूरी थी वो। भरी हुई थी वो प्लेट। लोगों ने खाया खाई, नहीं, हाँ। राहुल गांधी का इतना क्यों लगा दिया? तो हाँ, ये तो ये एक कहाँ से एक ये कहाँ बताइए उन्होंने मौसमी, ये तो- नहीं नहीं, और प्रियंका गांधी, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका का स्टेटस, मतलब इतनी बड़ी पार्टी के लोग हैं और वो एक सेलेक्टिव अगर मीडिया के लोगों को बुला रहे हैं तो भाई देखो राहुल गांधी दिल का अच्छे आदमी है। मैं उनको देखता हूँ, मैं बात तो नहीं, लेकिन भाई उन्होंने खातिरदारी अच्छी की। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई इतना सब खा क्यों नहीं रहे लोग, लगा क्यों रहे इतना सब खाना, इतना बढ़िया लोग आपको ज्यादा बातें बना रहे थे मुझे लगता है नहीं, हमने तो नहीं, पर ऐसा एक्चुअली वो प्लेट वाकई में बहुत बड़ी भरी हुई थी। थी। और हमारे बगल में एक जो पत्रकार बैठे थे वो पूरी इतनी बड़ी प्लेट को में से ही खाने लगे। तो क्योंकि वो हमारे सहयोगी थे, हमने थोड़ा सा सोचा कि भाई इस प्लेट से ना खाने लगे, कोई छोटी प्लेट आएगी। तो मैं थोड़ा खिसकाया कि पूरी प्लेट में कहा, तो हमने कहा छोटी प्लेट आएगी तो उसे छोटी प्लेट में ले लीजिए। खैर उसकी भी जो, क्योंकि बहुत लोगों की मांग थी कि हम बताएं, उस पर तो डिकोड मैं करें, पूरा पॉडकास्ट करो, पूरा पॉडकास्ट नहीं, किया जाएगा। देखो, आगे के लिए भी कुछ छोड़ा जाए ना, मतलब राहुल गांधी जानकारी है हमारे 2016 में, मैं क्योंकि सुबह सुबह बीजेपी पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है, मंगलवार के दिन होती है, तो मैं गेट नंबर 4 के बाहर बैठा हुआ था। हाँ। ठंड के दिन थे, तो मुझे नहीं अंदाजा था कि राहुल गांधी आ रहे हैं। तो मैं एक और पत्रकार थे, उनके साथ बातचीत कर रहा था,
राहुल गांधी गाड़ी से उतरे और मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया, तो मुझे सरप्राइज की क्या है नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, तो वो 3-4 मिनट बोलते रहे और अच्छी बात कोई वैसा नहीं, उन्होंने आए और अपना, क्योंकि सुबह 9:30 बजे वैसे भी बहुत कम उस टाइम और विंटर सर्दियों में, लेकिन वो आए और उनका क्या मकसद था नहीं था मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आए, हाथ मिलाया, 2-3 मिनट उन्होंने मेरे से बात की, आप कहाँ हैं, मैंने बताया कि मैं आज तक में हूँ और ये, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप पत्रकार लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह आ गए रात रात जाते हैं, ये अच्छी है, वो तमाम चीज़ें, वो मुझे बात तक अभी तक ये समझ नहीं आया वो मेरे से क्यों मिले, क्योंकि वो ना तस्वीर भी खिंच गई थी, वो तस्वीर फिर किसी ने खिंच गई और किसी अखबार में छप गई, अच्छा, हाथ मिलाते हुए, हाथ मिलाते हुए, अच्छा। तो वो भी हुआ एक वो किस्सा। सोच के आए थे कि आपसे हाथ मिलाना, नहीं, जैसे मुझे देखे नहीं आप- लगता कोई वैसा रहा होगा, क्योंकि मैं हम लोग सभी गेट नंबर 4 के उस कोने में जगह ढूंढते थे कि कौन बैठ जाए कि आते जाते पे आपकी नजर रहे और क्या हो रहा है, वो सारा तो उस टाइम का। और क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी अंदर चल रही थी लाइब्रेरी बिल्डिंग में, तो हम लोग बाहर बैठे थे क्योंकि सांसद वहीं आते थे। रैपिड फायर कर लेते हैं कि आगे बड़ा क्या होने वाला है, किस चीज़ को, व्हाट वी शुड वॉच आउट फॉर इन द पार्लियामेंट। हिमांशु, आपका टेक, फिर सबका टेक किस चीज़ छोटा रखेगा। व्हाट शुड वी वॉच आउट फॉर इन द पार्लियामेंट? अभी आगे के 2 हफ्ते रहेंगे। मुझे लगता है हाउस नहीं चलेगा, SIR पे चर्चा नहीं होगी, हाउस नहीं चलेगा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री आए नहीं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना वक्तव्य नहीं दिया है, तो हाउस चलने की जो संभावना है, क्योंकि विपक्ष को लगता है SIR जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, बिहार का चुनाव है, और क्योंकि अब ऐश्वर्या क्योंकि चुनाव आयोग कवर करती है, तो चुनाव आयोग ने ये भी कह दिया कि 1 साल में हम पूरे देश का करवा देंगे। ठीक है, तो अपोजिशन को ये है कि हमको इस मुद्दे पर अड़ना है और इसका बेनिफिट हमको जो है वो मिलेगा। जितेंद्र, आपको क्या लगता है कि आगे क्या अगले 2 हफ्ते में होने वाला है, क्या टेक अवे है? और देखिए 1-2 हफ्ते जो है सिचुएशन तो पार्लियामेंट में इस समय आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पर ही सिर्फ चर्चा हो पाई। बहुत सारे बिल हैं जिनको कि पास करना है सरकार को। सरकार ने शुरुआत में ही बता दिया था कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उस दौरान भी ये चर्चा हो गई थी कि जो महत्वपूर्ण बिल हैं उनको पास कराना है और उसको लेकर के सरकार काफ़ी आगे बढ़ना चाहती है। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होना था, मानसून सेशन, तो उस दौरान ये कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला, तो कई महत्वपूर्ण बिल आने हैं और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अगर कंसेंसस बनता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तो वो बिल पास कराया जाए, तो फिर एक बार आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ऐश्वर्या, आपको क्या लगता है, बताइए आप। कुछ चीज़ें मौसमी जो मुझे लगता है, अच्छा, हम बताना चाहते हैं दर्शकों को और हमें जो सुन रहे हैं, ऐश्वर्या रोज अपनी फोटो जो है एक्स पर सोशल मीडिया पे डालती हैं कि आज मैं ये खबर इकट्ठा कर रही हूँ, आज आपके लिए ये तैयार कर रही हूँ। व्यूअर्स है ना मौसमी, उनको तो देना ही चाहिए। आप भाई जब व्यूअर्स आपसे जुड़े हुए हैं तो आपको उनको बताना चाहिए कि आप क्या देने वाले हैं, ताकि उनमें भी थोड़ा सा वो एक उम्मीद रहे कि हाँ आज कुछ मिलेगा। हमें सीता और गीता की जोड़ी डिक्लेयर कर दी है वैसे व्यूअर्स ने। आप बताइए। मैं आपको बताती हूँ 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है होंगी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगले 10 दिन में आपको बीजेपी प्लस एलाइज NDA की तरफ से नाम आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट का। बहुत इंटरेस्टिंगली नोटिफिकेशन में लास्ट डेट इज 21 अगस्त, यानी कि सदन खत्म होने से पहले, इलेक्शन थोड़ा बाद में है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उनके पास डेटा है, राहुल गांधी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो मुझे कॉरिडोर्स में समझ आया है, कुछ कांग्रेस के नेताओं से जो बात हुई, उनके पास डेटा है कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड, जिसमें वो उनको समझ आता है कि वोटर लिस्ट के अंदर कुछ घपला हुआ है। जो राहुल गांधी ने बोला कि कोई भी CEC हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो वहीं से आ रहा है, तो वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी टू लुक आउट फॉर। मंजीत, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए? आपकी नज़र किस चीज़ पर? देखिए, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चौके छक्के सरकार ने मारने थे वो इस सेशन मार लिए। जैसे हिमांशु ने कहा कि अब सेशन चलने वाला नहीं है। पहले कहा गया था कि 15 अगस्त से पहले सेशन ख़त्म हो जाएगा 12 तारीख तक, उसके और लेकिन अब 21 तक की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का जो सिंदूर का पटाक्षेप करना था वो बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने कर दिया, चौके छक्के मार के अपना काम पूरा कर दिया, जिसके लिए सेशन बुलाया गया था। 15 अगस्त का फोकस रहेगा। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इस बार 15 अगस्त पर कुछ बड़ी चीज़ों की घोषणा करें, क्योंकि जिस तरह का
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीज़ें रही हैं, मुझे लगता है कि और इस वक्त एक उनके सामने जो बड़े चैलेंजेस हैं, पार्टी अध्यक्ष का चैलेंज है, वीपी का एक चैलेंज आ गया, तो मुझे लगता है कि एक और उनको स्पेस मिला है चीज़ों को, अपनी बात को बढ़ाने का। तो 15 अगस्त एक बड़ा मुद्दा रहेगा जिसमें मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष एक बड़ा चैलेंज, मतलब एक बड़ा मुद्दा रहेगा, वीपी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, तो ये 2-3 चीज़ें रहेंगी। दिलचस्प है। मुझे लगता है जो सार है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक तो वोटर्स की वोट की चोरी, ये इसको लेके विपक्ष बढ़ा जाने वाला है। दूसरा टैरिफ और ट्रंप का तमाशा, इसको लेके भी विपक्ष हंगामा करने वाला है। और तीसरी बड़ी बात है एसआईआर, इसको लेके बिल्कुल क्लियर है कि वोट की चोरी और एसआईआर को कनेक्ट करके दोबारा नहीं होने देंगे। इस पे पूरा हंगामा केंद्रित होने वाला है और सरकार भी उसी तरीके से अपनी रणनीति तैयार करेगी। बहरहाल वक्त हो गया है आपको समय देने का, और आपने जो इतने कमेंट्स दिए हैं उसको हम हर बार रीड करते हैं। पिछला एपिसोड हमारा बिल्कुल दमदार रहा, बहुत आप लोग ने पसंद किया, तो पढ़ देते हैं कि नीलम कंवर क्या कह रही हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, आई एम फीमेल सीनियर सिटीजन है वो, आई लाइक योर प्रोग्राम वेरी मच, ऑल्सो रिकमेंडेड टू माई सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच नीलम जी। सुनील सिंह कह रहे हैं कि रिपोर्टर्स यह भी तो चर्चा करो कि सत्ता पक्ष को उपराष्ट्रपति नहीं एक कठपुतली क्यों कहा जाता है। जब तक गर्दन झुकाकर बात मानते रहे सब ठीक था। निष्पक्ष चर्चा करो, सरकार को बचाने की आप लोग की कोशिश साफ दिख रही है। ऐसी बात नहीं है, कई बातें हैं जो इस तरफ को पसंद नहीं आए, उस तरफ को पसंद नहीं आए, लेकिन रिपोर्टर्स अफेयर में हम ईमानदारी से इनसाइड स्टोरीज़ आपको बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ें बताएं जो आपने कहीं नहीं सुनी है, टीवी पे नहीं सुनी है, और सब लोग अपने सूत्रों से और अपनी जानकारी यहाँ पे आपके सामने रखते हैं बेबाकी से। कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, भले ही आपको अच्छा लगे या बुरा, पर हम बताएंगे। परमजीत जी क्या कहते हैं कि मौसमी सिंह इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई एम वाचिंग दिस। आई डोंट नो व्हाई दीज पीपल pointed on her as she is the moderator. She needs to act like that. And some of them said she is agent of Congress first and all she is covering Rahul Gandhi. So naturally she speaks on him. People need to digest that being an anchor journalist doesn't naturally mean that they are puppets of हमें भी क्या उनकी तरह झगड़ा करना चाहिए आपस में? देखिए आपस में देखिए कई तोहमतें इधर उधर लगती हैं और हम लोग यहाँ चीखम चिल्ला नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा उठ के चले जाएं। देखा नहीं, उठ के जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सब लोग इत्मीनान से तसल्ली बख्श हो जाएगा तो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है तसल्ली बख्श तरीके से अपनी बात करते हैं, उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है मंजीत। तो देखिए ये बात मतलब मैं यही कहूँगी आपको कि बहुत शुक्रिया कि आप ये शो देखते हैं और आपकी जो बातें हैं वो हम लोग सुनते भी हैं। मोडिश मोहिता कहती हैं वाह मज़ेदार। मुना खरे कहते हैं कि इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। हमने कहा था कुछ बुराइयां भी बता दीजिए, आप लोग बुराइयां भेजे नहीं, हमारे प्रोड्यूसर अंकित ज़्यादा मेहरबान हो गए। अतुल कहते हैं मुझे ये मंच बेहद पसंद है, जो वहाँ नहीं बोल पाते हो यह लोग यहाँ बोल देते हैं। एग्जैक्टली यही हमारी कोशिश होती है कि हम जो वहाँ नहीं बोल पाते और हमें ऑनर कैची चल जाती है क्योंकि टाइम कम होता है, हम यहाँ पे इत्मीनान से बताएं। और हिमांशु जी इज़ वेरी गुड, ये कह रही हैं अंशिका कह रही हैं 3 ताल एंड नाउ रिपोर्टर्स अफेयर इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर अमिड द टॉक्सिक कैकोफोनी ऑफ लेगेसी मीडिया। टेक अ बाव मिस मौसमी एंड द ट्राइब, ये कुमार संकेत कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हमने कमेंट्स पढ़ दिए और भी बहुत सारे कमेंट्स थे। किसी ने मुझे इरिटेटिंग लेडी भी बुलाया, अगर मैं आपको इरिटेटिंग लगती हूँ तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, पर अपने आप को कितना कैसे बदलूँ ये तो भगवान ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ऐसे ही आई हूँ मैं। इस पड़ाव में कोई बदलता भी नहीं। अब बदल हाँ किस पड़ाव में हिमांशु? मैं उम्र के किस पड़ाव में हूँ आपको लगता है? एक बार शुरू हो जाता है तो उसके बाद बदलने के मौके बहुत कम रहते हैं। देखिए यही बात है। देखिए ये आप बता सकती हैं कि किस पड़ाव में है। खैर क्योंकि महिलाओं की उम्र पे नहीं बोला जाता है और मैं बोल रही हूँ, मैंने तो उम्र के पड़ाव पे बात की। देखिए ये बहुत सरासर नाइंसाफी पड़ाव वही है। होता है जहाँ खत्म हो जाता है। वैसे हिमांशु पूरे महिला ब्रिगेड में बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि हिमांशु अक्सर हम लोग को बहुत ट्रीट भी कर देते हैं और देखिए इस तरह से हम लोग की खिंचाई भी कर लेते हैं। बहरहाल हो गया है वक्त बाय बाय कहने का। कहते हैं ना कि
हर एक जानिब उन आँखों का इशारा जा रहा है, जाने कितने इम्तिहानों से मुझे गुजारा जा रहा है। हर एक और जानिब मतलब हर ओर आँखों का इशारा जा रहा है, मुझे कितने इम्तिहानों से गुजारा जा रहा है। और अगर किनारे को बचाता हूँ तो नदी छूटती है मुझसे, और अगर मैं नदी को थामता हूँ तो किनारा जा रहा है। तो ये दोनों पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, थैंक यू, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम दोनों तरफ की बातें आपको बताते हैं। नदी और किनारे का ये साथ चलता रहेगा। तो जाने का वक्त हो गया, और हमारी जो फैंटास्टिक टीम है पर्दे के पीछे, साउंड इंजीनियर अमन, विशाल और शकील हमारे कैमरा पर्सन है, और हमारे प्रोड्यूसर जो सर पे हाथ धरे बैठे हैं क्योंकि हम लोग लगातार बोलते रहे और नॉन स्टॉप बिना फुल स्टॉप और कॉमा के, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। अंकित, आप खूब मेहनत करके जल्दी से जल्दी इस पॉडकास्ट को ऑन एयर कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और चटपटी कहानियों के साथ। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टॉलरेट करने के लिए सारे रिपोर्टर्स, और सलाम नमस्ते। Reporters Off.